नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। अध्याय 76। वह विद्यार्थी जो बेकाबू हो गया। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। विद्यार्थी की साधना का अनियंत्रित हो जाना एक ऐसी घटना थी जो पहले ही हो चुकी थी और जिसे बदला नहीं जा सकता। आप चाहे कितनी भी दलीलें देने की कोशिश करें, चाहे आपकी जुबान कितनी भी वाकपटू हो, सब व्यर्थ है। एल्डर शांगचेन को पता था कि शिक्षक योग्यता परीक्षा वाली घटना को समझाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर वे दस्तावेज भी पेश कर दें तो भी दूसरे उन पर ही दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप लगा देंगे। इसलिए उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले को यहीं खत्म करने का फैसला किया। यह झांक जुबान को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बातों का जवाब कैसे दे। क्या आप इस घटना को नकारने की कोशिश कर रहे हैं? बायू लाओशी, जाओ और लूशुन लाओशी की कक्षा से जाओ यानफे को आमंत्रित करो, बुजुर्ग शांगचेन ने कहा। जो बीयू ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक थे, जबकि जाओ यानफेंग वह छात्र था जिसकी साधना को पहले झांग हुआन ने बेकाबू कर दिया था। ये छात्र लूशुन लाओशी की कक्षा में कैसे पहुंच गया? शांगचेन की योजना के बारे में सुनकर सभी ने उसे हैरानी से देखा, यहाँ तक कि झांग जुबान के चेहरे पर भी अचरज के भाव थे। अपने पूर्व स्वरूप की यादों के आधार पर जब से उस व्यक्ति की साधना बेकाबू हुई थी, तब से वह कभी उसकी कक्षा में नहीं गया था। चूंकि उसका पूर्व स्वरूप इस मामले की छानबीन करने में बहुत शर्म महसूस करता था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि वह लूशुन लाओशी की कक्षा में गया था। इसके अलावा लूशुन लाओशी कौन थी? होनटियन अकादमी के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक। यहाँ तक कि एल्डमो ने भी कहा था कि भविष्य में उनके एसोसिएट मास्टर टीचर बनने की प्रबल संभावना है। अनगिनत छात्र उनकी देखरेख में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो वे ऐसे व्यक्ति को अपना शिष्य क्यों चुनेंगे जिसकी साधना एक बार चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उन्माद के कारण झाओ यानफेंग की मूलभूत शक्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं और उसने शुरू में अकादमी छोड़ने का इरादा किया था। हालांकि लूशुन लाओशी की नज़र उस पर पड़ी और अंततः उसने उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ महीनों के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के बाद उन्माद के कारण हुए नुकसान से न केवल उसे राहत मिली, बल्कि उसकी साधना भी फाइटर एक दानजुक्सी स्तर के शिखर तक पहुंच गई है, जो किसी भी क्षण सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार है। एल्डर शांगचेन ने कहा। लूशुन लाओशी के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। उनकी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। उग्र व्यवहार के कारण हुए नुकसान को कम समय में ही दूर कर पाना और यहाँ तक कि उसकी साधना के स्तर में वृद्धि कर पाना लूशुन लाओशी वाकई अविश्वसनीय है। अल्पविराम। एल्डर शांग की बातें सुनकर भीड़ चकित रह गई। उग्र अवस्था में साधना करने से साधक को भारी नुकसान होता है और इस दौरान उसके आधारभूत सिद्धांतों का ह्रास होना बहुत आसान होता है। साधना करना घर बनाने के समान है, यदि आधारभूत संरचना मजबूत न हो तो इमारत का ऊंचा उठना मुश्किल होता है। किसी छात्र की साधना के अनियंत्रित हो जाने से हुए नुकसान का इतनी जल्दी इलाज करने और उसे जुक्सी क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम होने के कारण ये लूशुन लाओशी वास्तव में उतना ही दुर्जय था जितना कि उसके बारे में अफवाहें थीं। कुछ ही देर बाद ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक बैयू लाओशी अपने पीछे एक छात्र के साथ वापस लौटे। लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु का वह व्यक्ति दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें जीवंत थीं। ये वही बदनसीब छात्र था जिसे उसके अतीत के स्वरूप झाओ यानफेंग ने पढ़ाया था। एल्डर शांग। कमरे में प्रवेश करते ही वह सीधे एल्डर शांग के पास पहुंचा और वहां इतने सारे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ओह झाओ यानफेंग, क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो? एल्डर शांग ने झांक जुबान की ओर इशारा किया। झाओ यानफेंग ने पीछे मुड़कर देखा तो झांक जुबान उसकी नज़र में आ गया। उसका शांत चेहरा तुरंत उत्तेजित हो गया। अनजाने में ही उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, मानो वह अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये मेरे पूर्व शिक्षक झांक जुबान हैं। ये शब्द मानो दांत पीसते हुए मुंह से निकले हों। उसके कार्यों से यह स्पष्ट था कि वह अब भी झांक जुबान के प्रति गहरी नाराजगी रखता था। हालांकि इसकी उम्मीद तो थी ही। जब कोई छात्र अपने गुरु से सीखता है तो वह उन पर बिना शर्त भरोसा करता है। यह मानो अपने भविष्य को गुरु के हाथों में सौंपने के समान है। यदि गुरु उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो यह अपने छात्र के पूरे भविष्य को बर्बाद करने के समान होगा। उसके पिछले कर्मों के कारण विरोधी पक्ष की साधना शक्ति बेकाबू हो गई, जिससे साधक के रूप में उसका भविष्य लगभग नष्ट हो गया। इसी कारण झाओ यानफेंग उसके प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हो गया। यदि वह गुरु न होता तो शायद वह उस पर हमला भी कर चुका होता। मैंने सुना है कि उसने एक बार तुम्हें बेकाबू कर दिया था। क्या ये सच है? झाओ यानफेंग को इस तरह व्यवहार करते देख एल्डर शांग के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने उससे सवाल पूछना जारी रखा। ये सच है। अगर लूशुन लाओशी ने मुझे बचाया न होता तो शायद मैं अब तक अपाहिज हो चुका होता, झांग यानफेंग ने कहा। बहुत खूब। उनकी पुष्टि सुनकर एल्डर शांग ने उनसे और प्रश्न नहीं पूछे। इसके बजाय उन्होंने एल्डमो और हुआंग यू की ओर क्रूर भाव से देखा। सहमास्टर शिक्षक हुआंग, एल्डमो, आपने बातचीत सुनी होगी। आइए पहले शिक्षक योग्यता परीक्षा के विषय पर बात न करें। मुझे विश्वास है कि एक दिन इस घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बजाय आइए इस बात पर ध्यान दें कि उन्होंने अपने शिष्य की साधना को बेकाबू क्यों कर दिया। पीड़ित यहाँ है और यदि आप सभी को कोई संदेह है तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षक होते हुए भी उन्होंने अपने ही शिष्य को हानि पहुंचाई। केवल यही बात उनके शिक्षण लाइसेंस को रद्द करने का आधार है। ओह, हुआंग यू और एल्डमो ने भौहें सिकोड़कर एक दूसरे को देखा। दूसरे पक्ष की बात सच थी। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अपने छात्रों के संदेह दूर करे और उन्हें सही राह दिखाए। किसी छात्र की साधना को अनियंत्रित करना एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पाप होता है।
भले ही वे झांग लाओशी की मदद करना चाहते हों, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। झांग लाओशी, आपको अपने बचाव में और क्या कहना है? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बहस करके बच सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस झाओ यानफेंग से पार पाना होगा। उन दोनों को चुप देखकर एल्डर शांगचेन को आखिरकार ऐसा लगा मानो उन्होंने झांग जुबान द्वारा पहुंचाए गए अपमान का बदला उसी को दे दिया हो। उन्होंने व्यंग्य भरी नजर से उसकी ओर मुड़कर देखा। तो क्या हुआ अगर आप शक्तिशाली थे? तो क्या हुआ अगर आपने ज्ञानोदय की इच्छा के मुकदमे में जीत हासिल कर ली? जब तक ये कमजोरी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा शिक्षण लाइसेंस रद्द हो जाएगा। उस ताबीज के बिना जो तुम्हारी रक्षा करता था, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकूंगा। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। एल्डर शांगचेन पीड़ित को लेकर आए थे और पीड़ित ने पहले ही इसकी सच्चाई की पुष्टि कर दी थी। भीड़ की निगाहें झांग जुबान पर टिकी थीं कि वह क्या प्रतिक्रिया देगा। जब सभी को लगा कि वह स्थिति और घटना के पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश करेगा, तभी उस युवक ने कंधे उचकाते हुए कहा, गुस्सा? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? ये सच है कि मैंने उसकी साधना को बेकाबू कर दिया। मुझे पता था कि तुम बहस करके बचने की कोशिश करोगे, लेकिन झाओ यानफेंग उस समय की घटना को साफ साफ बयान कर देगा। एल्डर शांगचेन को लगा था कि दूसरा पक्ष अपना बचाव करने की कोशिश करेगा, इसलिए वह उसका खंडन करने के लिए तैयार था। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे अचानक एहसास हुआ और उसने अविश्वास से झांग जुबान की ओर देखा। तुम इसे स्वीकार करते हो? ये सोचकर हैरानी होती है कि आप इतनी आसानी से इसे स्वीकार कर लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी आस्तीनों के नीचे कुछ तैयारी कर रखी हो? इस समय तक वह दूसरे पक्ष से पहले ही डरा हुआ था। लगातार थप्पड़ खाने के बाद उसके मन में पहले से ही गहरा सदमा बैठा हुआ था। बेशक मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। आखिर मैंने जो किया है उसे मैं क्यों न स्वीकार करूं? झांग जुबान ने सिर हिलाया। किसी विद्यार्थी की साधना को बेकाबू करना उसके पिछले कर्मों का परिणाम था, इसलिए वह इस बात से बच नहीं सकता था। यहाँ बहस करके समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर यही होगा कि वह सीधे सीधे सच बता दे। यह भीड़ स्तब्ध रह गई। उनके इस स्वीकारोक्ति का अर्थ था कि कही गई सभी बातें तथ्य थीं। यदि ऐसा है तो शिक्षक संघ इस मामले को साबित कर सकता है और उनका शिक्षण लाइसेंस रद्द करवा सकता है। इसके अलावा किसी विद्यार्थी की साधना को बेकाबू करना गर्व की बात नहीं थी। इतनी बेशर्मी से इसके बारे में बात करना, तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आया? अच्छा हुआ कि आपने इसे स्वीकार कर लिया। सहायक गुरु शिक्षक हुआंग, एल्डर मो, आप दोनों को ये सुनना चाहिए था। एक शिक्षक होने के नाते वह न केवल एक छात्र को बेकाबू करने पर जरा भी पछतावा नहीं करते, बल्कि इसके बारे में इतनी बेशर्मी से बात भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। शांगचेन दहाड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झांग जुबान आगे बढ़ा और हाथ हिलाते हुए बोला, बस करो, ये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है कि तुम इस पर इतना बोलते रहते हो? तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, फिर भी तुम छोटी छोटी बातों पर इतनी आसानी से उत्तेजित हो जाते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं तुम्हारा दिल इसे सहन न कर पाए और इसी तरह तुम्हारी मृत्यु न हो जाए? आप बुजुर्ग शांगचेन लड़खड़ा गए। तुम ही हो जो आसानी से उत्तेजित हो जाते हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही आसानी से उत्तेजित हो जाता है। झाओ यानफेंग, क्या तुम लू शुन लाओशी के शिष्य रहे हो? तुम्हें काफी सुधार कर लेना चाहिए था। आओ, मुझे अपनी मुक्केबाजी की रणनीति दिखाओ। गुस्से में भरे एल्डर शांग से परेशान न होकर झांग जुबान ने अपनी निगाहें उस युवक की ओर घुमा लीं। अध्याय 77, जन्मजात सीलबंद मेरिडियन, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। क्या आप उसकी मुक्केबाजी की दिनचर्या दिखाएंगे? झांग जुबान की बातें सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। हर कोई इस बात से चिंतित है कि आप छात्र की साधना को बेकाबू कर देंगे और फिर भी आप यहाँ उसे मुक्केबाजी का अभ्यास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? एल्डर शांगचेन के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। मुक्केबाजी का नियमित अभ्यास। हम आपके द्वारा अपने छात्र की साधना को अनियंत्रित करने के मामले की जांच कर रहे हैं। क्या आप विषय नहीं बदल सकते? खांसी, मास्टर झांग, मुझे लगता है कि उसके इस हिंसक व्यवहार के पीछे के कारणों को आप विस्तार से समझाएं तो बेहतर होगा। शायद आपकी शिक्षाएं गलत न हो और इसके पीछे कुछ और कारण हो। हुआंग यू ने उसे इसकी याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। किसी व्यक्ति की साधना अनियंत्रित हो जाने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। ये गुरु के गलत मार्गदर्शन के कारण हो सकता है, या शिष्य द्वारा गुरु की शिक्षाओं को गलत ढंग से समझकर गलत विधि से साधना करने के कारण हो सकता है। यदि कारण गलत है तो भी गुरु इस घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार होंगे, लेकिन उन्हें शिक्षण लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर सजा नहीं दी जाएगी। उस समय मैंने झांग लाओशी द्वारा बताई गई विधि का बिना किसी बदलाव के पालन करते हुए साधना की, फिर भी मेरी साधना अनियंत्रित हो गई। इसके बाद जब मैंने लू शुन लाओशी से इस बारे में सलाह ली तो उन्होंने कहा कि साधना की विधि गलत है और इसके अनुसार साधना करने से साधना निश्चित रूप से अनियंत्रित हो जाएगी। उसके विचारों से अवगत होकर झाओ यानफेंग ने कहा, उसके मन में अब भी झांग जुबान के प्रति गहरी नफरत थी। ये जानते हुए कि यह उसे शिक्षण लाइसेंस से वंचित करने का अवसर है, वह इसे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मास्टर झांग, पीड़ित के मुंह से ये शब्द सुनकर हुआंग यू के पास उसे दोषमुक्त करने का कोई और उपाय नहीं सूझा, इसलिए वह केवल असहाय होकर उसकी ओर देख सकती थी। मुक्केबाजी का अभ्यास करके देखो, मुझे देखने दो कि तुमने सुधार किया है या नहीं। दूसरे पक्ष की बातों को अनसुना करते हुए झांग जुबान उस युवक को घूरता रहा। झांग लाओशी की बात मानो, पहले मुक्केबाजी का अभ्यास करो। उनके आग्रह पर हालांकि हुआंग यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने मुड़कर झाओ यानफेंग को निर्देश दिया। हाँ, हालांकि वह हुआंग यू की पहचान से अनजान था, लेकिन एल्डर शांगचेन के उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार को देखते हुए झाओ यानफेंग ने उनकी बात मानने से इनकार नहीं किया। सिर हिलाते हुए वह हॉल के बीचों बीच चला गया। हो, उसकी ताकतवर मुट्ठियों के साथ हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी। वह लड़का भले ही जवान हो, लेकिन उसकी ताकत पर उसका नियंत्रण अच्छा था और वह युद्ध तकनीक में भी माहिर था। उसे एक अच्छा साथी माना जा सकता है। बुरा नहीं है, लगता है लू शुन लाओशी ने वास्तव में उसे उस नुकसान से छुटकारा दिला दिया है जो उसे उन्माद में जाने के दौरान हुआ था। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना उनके लिए वाकई बुरा नहीं है।
अल्पविराम। कमरे में मौजूद अधिकांश लोग साधना के विशेषज्ञ थे। झाओ यानफेंग के मुक्कों को देखकर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। एल्डर शांगचेन ने चुपके से झांग जुवान की ओर देखा। चूंकि झांग जुवान ने ही झाओ यानफेंग को मुक्केबाजी का अभ्यास करने का निर्देश दिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह उनके अभ्यास का ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर रहे होंगे ताकि अपने लिए कोई बहाना बना सकें। लेकिन झांग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। वह क्या कर रहे हैं? एल्डर शांगचेन के सिर पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस व्यक्ति को पता हो कि वह खुद को दोषमुक्त करने और पागल होने के लिए कोई सबूत या बहाना नहीं ढूंढ पाएगा। क्या ये काफी है? देखते ही देखते मुक्केबाजी का अभ्यास समाप्त हो गया। जब झाओ यानफेंग ने देखा कि उसका कट्टर दुश्मन झांग लाओशी आंखें बंद किए हुए है और उसकी मुक्केबाजी पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो उसका संचित क्रोध भड़क उठा और उसने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। ओह! झांग जुबान ने अपनी आंखें खोलीं। ठीक है, अब समय बर्बाद करना बंद करते हैं। चूंकि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आपके मार्गदर्शन से झाओ यानफेंग की साधना बेकाबू हो गई थी और वह स्वयं इसकी गवाही दे सकता है, तो आप अपना अपराध स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? इस तरह हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि अगर यह मामला जितना लंबा खींचता गया, स्थिति उतनी ही बिगड़ती चली जाएगी। शांत हो जाओ, झांग जुबान ने उसकी बात काटते हुए कहा। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने कहा, चूंकि आप सभी मेरी बात सुनने में रुचि रखते हैं, तो मैं आप सभी को घटना का विवरण देता हूँ। सबका ध्यान अचानक उसकी ओर केंद्रित हो गया। सब उत्सुकता से ये सुनने को उत्सुक थे कि वह क्या कहेगा। यहाँ तक कि झाओ यानफेंग भी अपनी नजरें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। दरअसल मैंने जानबूझकर उसकी साधना को बेकाबू कर दिया। झांग जुबान की आवाज कमरे में गूंज उठी। जानबूझकर? सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अचंभित खड़े रहे। ये किस तरह का मजाक था? एक बार ऐसे शब्द बोल देने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह आपका शिक्षण लाइसेंस निश्चित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, एल्डर शांगचेन को उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति इतने सारे रहस्यमय और हैरान कर देने वाले काम करने के बाद इतनी बेशर्मी से कबूल कर लेगा, वो भी इस तरह से। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने कबूल कर लिया। एक शिक्षक के रूप में जानबूझकर किसी छात्र को गलत राह दिखाना और उसे खतरे में डालना, तुमने वाकई एक शिक्षक को जो करना चाहिए उससे कहीं अधिक बड़ा अपराध किया है। अगर उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द नहीं किया गया तो गुस्से में भरी जनता को शांत करना मुश्किल होगा। एसोसिएट मास्टर टीचर हुआंग एल्डमो, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआंग यू असहाय होकर झांग जुबान को देखती रही। उसके इस कबूलनामे ने उसे उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, उसने देखा कि झाओ यानफेंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और दांत पीस लिए। उसने झांग जुबान को घृणा से घूरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि मैंने झांग लाओशी को क्या नाराज किया है कि तुम्हें मुझे चट्टान से नीचे धकेलने की जरूरत महसूस हुई। मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन आपने जानबूझकर मुझे गलत मार्ग दिखाया, जिससे मेरी साधना बेकाबू हो गई। आप मुझसे किस प्रकार की दुर्भावना रखते हैं? ऐसा प्रतीत हुआ कि बाकी सभी लोगों ने भी इसी बात को सोचा था और एक एक करके उनकी निगाहें झांग जुबान की ओर मुड़ गईं। कुल के मुखिया वांग होंग भी इस बात पर विचार करने लगे थे कि क्या अपनी बेटी और बेटे को इस शिक्षक के मार्गदर्शन में भेजना एक सही विकल्प था। तो क्या हुआ अगर उनके सिद्धांत गहन थे और वे दूसरों को पढ़ाने में कुशल थे? अगर वह अचानक क्रोधित हो जाए और जानबूझकर उन्हें गलत शिक्षा दे दे तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो उसके बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रथम दान स्तर का योद्धा यदि बेकाबू हो जाए तो उसे बचाया जा सकता है। हालांकि साधना का स्तर जितना उन्नत होगा, बेकाबू होने पर उसे बचाना उतना ही मुश्किल होगा। भीड़ की निगाहों को अनदेखा करते हुए झांग जुबान ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और उसकी आंखों में दुनिया को न समझ पाने वाले व्यक्ति की झलक दिखाई दी। आह भरते हुए उसने विलाप किया, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है। समझना? झाओ यानफेंग के चेहरे पर एक गहरी लकीर उभर आई। अगर उसकी ताकत कम न होती तो वह उस पर झपट पड़ता और उसे पीट देता। क्या समझना है? तुमने जानबूझकर मेरी साधना को बेकाबू कर दिया और फिर भी तुम मुझसे समझने की उम्मीद करते हो। क्या समझना है? मृत्यु को समझना है। क्या आप में से किसी को भी वास्तव में समझ नहीं आ रहा है? झांग जुबान ने हुआंग यू, एल्डमो और बाकी लोगों की ओर देखा। समझ में आया। उस एक वाक्य ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया। आपने जानबूझकर किसी को गलत दिशा में निर्देशित किया। आप हमसे इसे क्या समझने की उम्मीद करते थे? समझिए, आपने अपने छात्र को मौत के मुंह में कैसे धकेला। ठीक है, चूंकि आप में से कोई भी नहीं बता सकता तो मुझे समझाने दीजिए। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। भीड़ के चेहरों पर नजर डालते हुए उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप में से किसी ने जन्मजात सीलबंद मेरिडियन नामक शारीरिक क्षमता के बारे में सुना है? जन्मजात अवरुद्ध नसें। हुआंग यू ने भौहें चढ़ाईं। फिर कुछ याद आने पर उसने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। ये जन्मजात शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि एक प्रकार की अक्षमता है। इस प्रकार की शारीरिक बनावट वाले लोगों की नसों में कई संकुचन बिंदु होते हैं, मानो कोई नदी गाद और कीचड़ से अवरुद्ध हो गई हो, जिससे जहन की आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती। साधना करने पर भी उनकी उपलब्धियों की एक सीमा होती है। आमतौर पर प्रथम दान योद्धा स्तर उनकी ऊपरी सीमा होती है और द्वितीय दान योद्धा स्तर उनके लिए एक असंभव लक्ष्य होता है। ये स्पष्टीकरण सुनकर भीड़ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जन्मजात सीलबंद मेरिडियन एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके मामले सामने आए हैं। शक्तिशाली गुटों के शिक्षकों और नेताओं के रूप में उनमें से अधिकांश ने इस तरह की शारीरिक बनावट के बारे में सुना है। झांग लाओशी ने सहज सीलबंद मेरिडियन की बात की थी। क्या ये सच हो सकता है? मोजियांग लाओशी को अचानक कुछ सूझा और उसने चौड़ी आंखों से झांग जुबान की ओर देखा। सचमुच झाओ यानफेंग का शरीर ऐसा ही है। झांग जुबान ने सिर हिलाया। मेरे पास जन्मजात सीलबंद नसें हैं। झाओ यानफेंग को विश्वास नहीं हो रहा था। यह असंभव है। साधना करते समय मुझे कभी बंधन महसूस नहीं हुआ, तो मुझे जन्मजात सीलबंद नसों का विकार कैसे हो सकता है? कभी बंधनों का अनुभव नहीं हुआ। झांग जुबान ने चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान लिए हुए पूछा। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपकी साधना बेकाबू नहीं हुई थी, उससे पहले क्या साधना करते समय आपको सांस फूलने का अनुभव होता था?
हर बार जब आप आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करते थे तो क्या आपको ऐसा लगता था जैसे आपका पूरा शरीर टुकड़ों में बन रहा हो? तुम्हें कैसे पता चला? शुरू में झाओ यानफेंग ने झांग जुवान की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि वह केवल बकवास कर रहा है। हालांकि उसकी बातों का अंतिम भाग सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर जम गया। अध्याय 78। मैं तुम्हें 1 घंटे में सफलता दिला दूंगा। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। दूसरे पक्ष द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सच थीं। उसकी साधना बेकाबू होने से पहले उसे वास्तव में ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करना उसके लिए बेहद कठिन कार्य था और उसे ऐसा दर्द होता था मानो उसका शरीर फट रहा हो। उसे हमेशा से यही लगता था कि यह उसकी गलत तरीके से साधना करने की वजह से हो रहा है। क्या सच में यह उसकी जन्मजात सीलबंद मेरिडियन क्षमता के कारण हो सकता है? ऐसा कहा जाता था कि जिस व्यक्ति में जन्मजात सीलबंद नाड़ी होती है उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसकी नाड़ियां जंजीरों में जकड़ी हों, जिससे उसकी सांस लेने में रुकावट आती है। यदि कोई जबरदस्ती साधना करने का प्रयास करे तो उसे ऐसा दर्द होगा मानो उसका शरीर चीर फाड़ रहा हो। ये सांस लेना संभवतः उनके शरीर से संबंधित है। हालांकि उसने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि झांग जुवान को भी नहीं, जब वह उसका छात्र था। वास्तव में उसके माता पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था, तो उसे कैसे पता चला? झाओ यानफेंग के चेहरे के भाव देखकर सब लोग सिहर उठे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो कहा वह सच हो? यहाँ तर्क थोपने की कोशिश मत करो। अगर झाओ यानफेंग के पास जन्मजात सीलबंद मेरिडियन की शारीरिक क्षमता है तो क्या हुआ? इसका उसकी साधना के बेकाबू होने से क्या लेना देना है? एल्डर शांगचेन ने गुस्से से कहा। जन्मजात सीलबंद मेरिडियन एक ऐसी अक्षमता थी जिसके साथ व्यक्ति पैदा होता था। इसका कोई इलाज नहीं था और जिन लोगों को यह समस्या होती थी वे साधना करने में असमर्थ होते थे। अगर झाओ यानफेंग को इस तरह की समस्या होती भी तो भी वह ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञ बनने की क्षमता से वंचित ही रहता। उसे जानबूझकर अपनी साधना को बेकाबू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें लगता है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है? झांग जुवान ने धीरे से हंसते हुए कहा। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, किसी की साधना के बेकाबू हो जाने के लक्षण क्या होते हैं? पागलपन। किसी की आंतरिक ऊर्जा बेकाबू होकर उग्र हो जाती है, जिससे वह अपना होश खो बैठता है और विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। इस बिंदु पर एल्डर शांगचेन अचानक रुक गए। अविश्वास से उनकी आंखें गोल हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता। आप पागलपन के लक्षणों का उपयोग करके उसकी नसों में मौजूद अवरोधों को तोड़कर उसकी जन्मजात सीलबंद नसों को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाला अकेला नहीं था। अन्य लोगों ने भी यही सोचा था और वे आश्चर्य से मुंह खोलकर रह गए। जब कोई व्यक्ति उन्माद में आ जाता है तो उसके शरीर की ऊर्जा बेकाबू हो जाती है। ये सच था कि उस समय व्यक्ति अपनी सामान्य क्षमता से कई गुना अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन वह एक विक्षिप्त अवस्था थी जिसमें साधना पूरी तरह से ठप हो सकती थी। किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी और न ही किसी ने ऐसा करने का साहस किया था। वास्तव में जन्मजात सीलबंद मेरिडियन पर काबू पाने के लिए उन्माद का उपयोग करने की कोशिश करना। क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? अगर यह सच है तो आप कुछ ज़्यादा ही साहसी हैं। इस तरह की धारणा खेती की पूरी दुनिया में क्रांति ला देगी। बिल्कुल। झांग जुबान ने सिर हिलाया। फिर उसने झाओ यानफेंग की ओर मुड़कर पूछा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जब से आपकी साधना बेकाबू हुई है, क्या साधना करते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर फट रहा है? यह झाओ यानफेंग का शरीर बुरी तरह कांप उठा। कांपती हुई आवाज में उसने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। उस समय साधना करते समय उसे असहनीय दर्द होता था, मानो उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन जब से वह उन्मादी हो गया, उसे ऐसा दर्द फिर कभी महसूस नहीं हुआ। पहले वह इसका श्रेलू शुन लाओशी के मार्गदर्शन को देता था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जब कोई व्यक्ति उग्र अवस्था में होता है तो उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली आंतरिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से हिंसक हो जाती है, जिससे वह अपनी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाता है। यद्यपि यह जन्मजात अवरुद्ध नसों को खोलने में असमर्थ है, फिर भी यह स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। उस समय जब मैंने तुम्हारी साधना को उग्र अवस्था में पहुंचाया था, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर छिपी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा था। शुरुआत में मैंने तुम्हारी साधना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उपाय तैयार किए थे, ताकि तुम और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सको। फिर भी तुमने न केवल मुझे विदाई दिए बिना ही छोड़ दिया, बल्कि तुमने मुझे शत्रुतापूर्ण दृष्टि से भी देखा। इस पर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसकी निगाहों में एकांत झलक रहा था। झाओ यानफेंग के उन्माद से बाहर आने के बाद से उसने कभी झांग जुबान की कक्षा में कदम नहीं रखा। फिर भी वह उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता था और उसके बारे में हर जगह बुरी अफवाहें फैलाता था। अगर झांग जुबान उससे मिलने भी जाता तो भी वह उस पर भरोसा नहीं करता। झांग लाओशी के चेहरे के भाव देखकर हर कोई लगभग उनके दिल में दबे बोझ और दर्द को महसूस कर सकता था। हालांकि इतने दबाव में भी उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने चुपचाप इसे सहन किया और दूसरों के उपहास को भी झेला। पल भर में झांग जुबान की छवि उनके दिलों में बहुत बड़ी हो गई। बकवास, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर यह सच भी होता तो अगर आपने उसे पहले ही स्थिति स्पष्ट रूप से समझा दी होती तो झाओ यानफेंग नहीं जाता। एल्डर शांगचेन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता तो इसे पागलपन नहीं कहा जाता। अगर मैं उसे पहले से ही इसकी जानकारी दे दूं तो झाओ यानफेंग के डरपोक स्वभाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वह जोखिम उठाने को तैयार होगा? झांग जुबान ने अपनी आस्तीनें झटकते हुए कहा। उन्माद की स्थिति में व्यक्ति बेकाबू हो जाता है। यदि किसी को ये पता हो कि साधना के दौरान वह उन्माद की स्थिति में आ जाएगा तो वह अवचेतन रूप से भयभीत होने लगता है और उससे बचने की कोशिश करता है, जिससे उसके लिए सफलतापूर्वक उन्माद की स्थिति में आना मुश्किल हो जाता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से बात कह लें, आप ये साबित नहीं कर सकते कि उसके बेकाबू हो जाने से उसकी जन्मजात सीलबंद शरीर की समस्या हल हो गई। वैसे भी मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद एल्डर शांगचेन ने नाक सिकुड़ी। मुझे पता है कि यह घटना बहुत ही असामान्य और चौंकाने वाली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। झांग जुबान ने झाओ यानफेंग की ओर मुड़कर देखा।
मैंने अभी देखा है और आप फाइटर एक दान जुक्सी स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। आप सफलता के बहुत करीब हैं। अगर आप सामान्य रूप से अभ्यास करते रहें तो आपको सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? 6 महीने। लू लाओशी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मेहनत करूं तो आधे साल के भीतर मेरे लिए फाइटर दो दान डेंटियन स्तर में प्रवेश करना संभव है। उन्हें अभी भी झांग लाओशी की बातों पर थोड़ा संदेह था, लेकिन उनका लहजा काफी सम्मानजनक हो गया था और उन्होंने गंभीरता से उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मोलाओशी और कबीले के मुखिया वांग होंग ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी झाओ यानफेंग को मुक्केबाजी करते देखा था। अपने अनुभव के आधार पर वे कह सकते थे कि लूशुन लाओशी का अनुमान सटीक था। झाओ यानफेंग की प्रतिभा को औसत दर्जे का ही माना जा सकता है और आधे साल के भीतर सफलता हासिल करना अच्छी प्रगति मानी जा सकती है। आधा साल, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं 1 घंटे के भीतर ही आपको सफलता दिला सकता हूँ। झांग जुबान ने देखा। 1 घंटा, ये कैसे संभव है? ये कहना मुश्किल है कि वह आधे साल के भीतर भी सफलता हासिल कर पाएगा या नहीं, और आपने कहा कि उसे 1 घंटे में सफलता दिलाने में मदद करनी है। यह झांग जुबान की बातें सुनकर सब लोग पागल हो गए। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। भोजन या पे के विपरीत साधना से एक बार में संतुष्टि नहीं मिलती। इसे धीरे धीरे एक एक कदम करके करना पड़ता है। समय के साथ अनगिनत साधनाओं के संचय से ही प्रगति संभव है। यहाँ तक कि जुक्सी क्षेत्र के प्रथम दान शिखर पर पहुंच चुके झाओ यानफेंग के लिए भी यदि वे आध्यात्मिक ऊर्जा को कुशलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर पाते तो वे अपने दांत्यान को खोल नहीं पाएंगे। ये संचय एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। समय के साथ अनुभव का संचय किए बिना उसके लिए सफल होना असंभव है। फिर भी झांग जुबान ने दावा किया कि वह इसे 1 घंटे के भीतर कर सकता है। अगर आप शेखी बघारना भी चाहते हैं तो आपको इतनी असंभव चीज के बारे में शेखी नहीं बघारनी चाहिए। कहीं आपकी नाक आसमान तक न पहुंच जाए। क्यों आप सब मुझ पर विश्वास नहीं करते? हैरान भीड़ को अनदेखा करते हुए झांग जुबान के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और वह अपने सामने खड़े युवक को घूरता रहा। मैं झाओ यानफेंग झिझके। उसे लगा कि दूसरे पक्ष ने उसके पास जन्मजात सीलबंद मेरिडियन होने के बारे में जो कहा था वह सच था, लेकिन 1 घंटे में उसे फाइटर एक डैन से आगे निकलने में मदद करने की बात, यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। अगर वह सचमुच 1 घंटे के भीतर फाइटर एक दान स्तर को पार करने में सक्षम था तो ये झांग लाओशी वाकई अविश्वसनीय था। इसका ये भी अर्थ है कि अपनी साधना को बेकाबू करके अपनी जन्मजात सीलबंद नाड़ी को तोड़ने का उसका निर्णय सफल होने के साथ साथ सही भी था। आखिर एक ऐसा शिक्षक जो दूसरों को उनकी साधना के स्तर को इतनी आसानी से पार करने में मदद कर सकता है, वह इतनी छोटी सी बात पर झूठ क्यों बोलेगा? चूंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सका, इसलिए अन्य लोग भी पहुंच सके। सबकी निगाहें धीरे धीरे झांग जुबान पर टिक गईं। तुम्हारे मुझ पर विश्वास न करने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आखिर मेरी बातें सुनकर तुम्हारी साधना बेकाबू हो गई थी। झांग जुबान ने अपना हाथ झटक दिया और उसकी आंखों में दया भाव दिखाई दिया। लेकिन अगर तुम इस अवसर को गंवा देते हो तो तुम्हें आधा साल या शायद उससे भी अधिक समय लग सकता है। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। झाओ यानफेंग मुट्ठी भींचकर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। झांग लाओशी, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। अध्याय 79। शिक्षक आभार व्यक्त करने का जुनून। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। जैसा कि झांग लाओशी ने कहा था, अवसर चूक जाने पर उसे सफलता पाने में काफी लंबा समय लग जाएगा। एक बार वह दूसरों से एक कदम पीछे हो गया तो हमेशा पीछे ही रहेगा। वह हर समय दूसरों के पीछे पीछे नहीं चलना चाहता था। उसे दूसरे पक्ष की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ इतने सारे शिक्षकों की मौजूदगी में उसे संदेह था कि यह झांग लाओशी उसकी साधना को एक बार फिर बेकाबू कर देगा। बहुत बढ़िया, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँगा। झांग जुबान ने सिर हिलाते हुए चारों ओर नजर घुमाई और फिर चांदी की सुइयों का एक डिब्बा निकाला। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया, पैर मुड़कर बैठ जाओ, अपने विचारों को भटकने मत दो। मैं इन चांदी की सुइयों की मदद से तुम्हारे AQ पॉइंट्स को खोलूंगा ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय तेजी से हो सके। तुम्हें बस दांतियन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना है। ठीक है। अपने दृढ़ संकल्प के साथ झाओ यानफेंग ने बिना देर किए पालती मारकर बैठ गया। झांग जुबान आगे बढ़ा और एक सुई निकालकर उसे दूसरे व्यक्ति के एक AQ पॉइंट में लगा दिया। उसी समय जैन की ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह प्रवाहित हुआ। जैसे जैसे वह स्वर्गपथ की दिव्य कला का अभ्यास करता गया, उसकी जैन की खनिज जल की तरह शुद्ध होती गई। जैसे ही वह दूसरे पक्ष के शरीर में प्रवेश करती, उसके स्पर्श बिंदुओं में मौजूद बंधन तुरंत टूट जाते। एक सामान्य साधक के स्पर्श बिंदु गाद से भरे छोटे गड्ढों के समान थे और मैली जैन की ऊष्मा गंदे पानी के समान थी। इतनी अशुद्धियों से भरी जैन की से उनके स्पर्श बिंदुओं को साफ करना असंभव था। दूसरी ओर श्रेष्ठ साधक की जैन की साफ पानी के समान थी। जहां अन्य लोग 2 वर्षों के प्रयास के बाद भी अपने स्पर्श बिंदुओं को साफ नहीं कर पाते, वहीं वह इसे आसानी से कर लेता था। जैसे ही AQ पॉइंट्स खुले, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उन्मादपूर्ण ढंग से प्रवाहित होने लगी। हु हवा की तरह तेज हाथों से उसने लगातार दूसरे पक्ष के शरीर में 8 और चांदी की सुइयां चुभो दी। 9 चांदी की सुइयों ने झाओ यानफेंग के शरीर पर 9 AQ पॉइंट्स को खोल दिया। उनके शरीर में एक छोटी धारा की तरह बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में एक प्रचंड नदी में बदल गई और उनके शरीर से बहते हुए उनके आध्यात्मिक सागर में एकत्रित हो गई। बूम! झाओ यानफेंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई विस्फोट हो गया हो। उसके पेट में स्थित दांतियन पल भर में टूट गया, मानो एक विशाल पात्र हो जिसने अंदर आने वाली सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित कर लिया। अचानक खड़े होकर झाओ यानफेंग ने अपनी हथेली को पास ही स्थित शक्ति मापन चट्टान स्तंभ पर दबाया। बूम! 150 किलो। फाइटर 2 दान डेंटियन क्षेत्र प्राथमिक चरण। मैं संख्याओं को प्रकट होते देख झाओ यानफेंग दंग रह गया। पहले तो उसे लगा था कि अगले स्तर तक पहुंचने में कम से कम आधा साल लगेगा, लेकिन झांग लाओशी की सहायता से वह कुछ ही क्षणों में सफल हो गया। ऐसा लगा जैसे 1 घंटा भी नहीं बीता। धन्यवाद झांग लाओशी। ठोस! झाओ यानफेंग के मन में झांग लाओशी को लेकर जो भी संदेह थे वे सब दूर हो गए और वह तुरंत झांग हुआन के सामने घुटने टेक कर लगातार प्रणाम करने लगा।
उस क्षण अपने दिल की गहराइयों से उसे पूरा विश्वास हो गया था कि दूसरे पक्ष ने जो कुछ भी किया वह उसके कल्याण के लिए ही किया था। जो शिक्षक दूसरों को इतनी आसानी से सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता था, वह स्वयं गलत सिद्धांत कैसे सिखा सकता है और एक छात्र की साधना को कैसे अनियंत्रित कर सकता है। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उसने इतने महान शिक्षक पर संदेह किया, यहाँ तक कि उनका अपमान भी किया। वह तो दरिंदे से भी बदतर था। लू शुन लाओशी को स्वीकार किए बिना उस शिक्षक को छोड़ना उसकी अज्ञानता रही होगी। अगर मौका मिला तो वह अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस उनके पास लौट आएगा। क्या उसने सचमुच सफलता हासिल की? एक फाइटर एक डैन को 10 मिनट से कुछ अधिक समय में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। जरूर मेरी नज़र में कुछ गड़बड़ है। उसने सिर्फ कुछ सुइयां चुप होकर यह कैसे कर दिया? जहां एक और झाओ यानफेंग दुविधा और पश्चाताप से ग्रस्त था, वहीं कबीले के मुखिया वांग होंग, एल्डमो और अन्य जिन्होंने वह दृश्य देखा था, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके आसपास की दुनिया बिखर रही है। उन्हें लगा कि झांग जुबान सिर्फ शेखी बघार रहा है और उन्होंने मान लिया था कि उसका सफल होना असंभव है। फिर भी अपनी आंखों से असंभव को होते देख उस अद्भुत दृश्य ने उन्हें लगभग रुला दिया। दूसरे पक्ष को एक बार फिर देखते हुए इस बार उनकी आंखों में तीव्र जुनून झलक रहा था। उस समय जब उन्होंने एक दान का दर्जा हासिल किया था, तब उन्हें कई परेशानियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। फिर भी झाओ यानफेंग को देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने खाने पीने जितनी ही मेहनत की हो। उस समय वे झांग लाओशी से क्यों नहीं मिले? झांग लाओशी, कृपया मुझे अपना छात्र स्वीकार करें। वांग ताओ और अन्य लोगों के साथ आई वांग यान आगे बढ़ी और उसके सामने घुटने टेक दिए। उस समय वह लू शुन लाओशी को श्रेष्ठ मानता था और इसलिए उसने कुल प्रमुख और अपने दादा के निर्णय से असहमति जताई। फिर भी जब उसने देखा कि झांग लाओशी ने लगभग 10 मिनट के भीतर झाओ यानफेंग को सफलता दिलाने में मदद की, तो वह अपने प्रलोभन को और दबा नहीं सका। ओह, झांग जुबान ने अपनी आंखें झपकाईं। मैं जानता हूं कि यानेर की प्रतिभा औसत दर्जे की है, लेकिन मैं झांग लाओशी से विनती करता हूं कि वे उसे अस्वीकार न करें। वान कुल के दूसरे बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक झांग लाओशी उसे स्वीकार कर लेते हैं, मैं भी आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि पिक्सू स्तर के शिष्य को स्वीकार करने पर झांग लाओशी का नाम दूर दूर तक फैल जाएगा, कोई भी आप पर शक करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरे बड़े साहब, क्या आप में थोड़ी तमीज नहीं है? ये सोचकर ही बेशर्मी होती है कि आप सौदेबाजी कर रहे हैं और एक के साथ एक मुफ्त देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े साहब ने अपनी आस्तीनें झटकते हुए आदरपूर्वक देखा। झांग लाओशी, इन्हें नजरअंदाज कीजिए। दूसरे बड़े साहब में शिष्टाचार की कमी है। खांसी खांसी, मेरा क्या? मैं पिक्सुए क्षेत्र का शिखर विशेषज्ञ हूं और मैं आपको भी अपना गुरु मानता हूं। अगर वांग वंश के बड़े साहब होने के कारण आपको असुविधा हो रही है, तो मैं कभी भी सेवानिवृत्त हो सकता हूं। इसमें प्रतिस्पर्धा करने जैसी क्या बात है? आप में से हर कोई तो उसके दादा बनने लायक उम्र का है, फिर भी आप उसे अपना शिक्षक मानना चाहते हैं। क्या आप सबको शर्म नहीं आती? ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर से इस तरह की शर्मनाक हरकत की उम्मीद न होने के कारण कबीले के मुखिया वांग होंग ने उन्हें फटकार लगाए। कुल के मुखिया द्वारा फटकार लगाए जाने पर दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। दरअसल वे अब युवा नहीं थे और उनकी हड्डियां पहले ही मजबूत हो चुकी थीं। उनके लिए इस बाधा को तोड़ना आसान काम नहीं होगा। वांग ताओ और वांग यान ने आदरपूर्वक कुल प्रमुख की ओर देखा। क्या आप देख रहे हैं? हमारे कुल प्रमुख में आत्मसंयम और बुद्धिमत्ता है, जो एक नज़र में समस्या की जड़ को समझ लेते हैं। हालांकि उनके द्वारा उनका सम्मान करना समाप्त होने से पहले ही उन्होंने देखा कि कबीले का मुखिया वांग होंग मुस्कुराते हुए झांग जुबान की ओर मुड़ा और बोला, झांग लाओशी, मैं अभी जवान हूँ, इस साल मेरी उम्र सिर्फ 42 साल है। क्या मैं आपको अपना गुरु मान सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह के सिवाय प्रत्येक। खांसी खांसी, चलो भविष्य में गुरुओं को स्वीकार करने के बारे में बात करते हैं। अंत में झांग जुबान को अराजक स्थिति को संभालने के लिए बोलना पड़ा। एक बार फिर झाओ यानफेंग की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी अक्षमता के कारण तुम्हारी साधना बेकाबू हो गई है? मैं झांग लाओशी से विनती करता हूं कि आपके द्वारा दी गई शिक्षा का कृतज्ञता से प्रतिफल देने के लिए मुझे क्षमा करें। झाओ यानफेंग ने जल्दी से झांग जुबान के सामने झुककर प्रणाम किया। झांग जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर एल्डर शांगचेन की ओर मुड़कर उसने पूछा, एल्डर शांगचेन, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं। एल्डर शांगचेन का चेहरा सख्त हो गया। वह शिक्षक योग्यता परीक्षा से जुड़ी समस्या को समझाने में असमर्थ था, और अब जब सभी का मानना था कि झांग लाओशी द्वारा झाओ यानफेंग की साधना को बेकाबू करना उसकी मदद करने के लिए था, तो वह और क्या कह सकता था? उसके चेहरे पर एक बार फिर थप्पड़ मारा गया। इसके अलावा यह उस प्रकार का था जिससे तुरंत सूझ आ जाती है। असंभव, असंभव, वह दूसरों को इतनी आसानी से सफलता हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है? बगल में खड़े काओशियोंग मानो सुनना पड़ गए थे। उनकी आंखों में भ्रम के भाव थे। ये झांग जुबान लाओशी उसी समय अकादमी में दाखिल हुआ था जब वह दाखिल हुआ था, और हमेशा से उसके नतीजे उससे बेहतर रहे हैं। आखिर वह इतना असाधारण कब बन गया? इसके अलावा दूसरों को इतनी सहजता से सफलता दिलाने की उनकी क्षमता तो अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रधानाचार्य के लिए भी असंभव थी। उन्होंने ये कैसे हासिल किया? काओशियोंग लाओशी ने जानबूझकर अपने सहकर्मियों की बदनामी की, जिससे साबित होता है कि उनमें एक शिक्षक के रूप में नैतिकता की कमी है। मैं इसकी शिकायत शिक्षक संघ से करूंगा ताकि वे आपका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दें। साथ ही अब 100 देवताओं का वध करने वाले कोड़े मारे जाएंगे। मामला सुलझ जाने पर एल्डमो ने अपने हाथ हिलाए। हाँ, काओशियोंग ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका भाग्य पहले से ही तय हो चुका था। शांग बिन, एक शिक्षक होने के नाते आपने अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर दूसरे शिक्षक को फंसाया। आपका शिक्षण लाइसेंस अगली सूचना तक निलंबित किया जाता है। काओशियोंग से निपटने के बाद एल्डमो ने शांग बिन और शांग चेन की ओर देखा। शांग चेन, एक एल्डर और शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख होने के नाते आपने न केवल अन्य शिक्षकों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी की, यहाँ तक कि अपनी मनमानी से शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणाम भी बदल दिए। आपको एल्डर और शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के पद से हटा दिया जाता है।
इस मामले की रिपोर्ट शिक्षक संघ को दी जाएगी और आपके आचरण पर फैसला सुनाया जाएगा। अध्याय 80 मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं, स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। शिक्षक संघ के वरिष्ठ सदस्यों का पद झांग जुवान की पिछली दुनिया में शिक्षा मंत्रालय के नेताओं के समान था। उनके पास अकादमी के शिक्षकों के पद रद्द करने का अधिकार था। बड़े मो, चूंकि हम इतने सालों से दोस्त हैं, कृपया मुझे बख्श दीजिए। सजा सुनकर शांगचेन ने जल्दी से कहा। इस क्षण उसे लगा कि उसकी दुनिया बिखर रही है। वही था जिसने एल्डर को यहाँ बुलाया था। शुरू में तो उसका इरादा झांग जुवान का शिक्षण लाइसेंस रद्द करवाने का था, लेकिन उसने पत्थर हटाते समय अपने ही पैर कुचल लिए। अंत में उसे ही नौकरी से निकाल दिया गया। क्या स्थिति इतनी खराब नहीं हो सकती? ये सब तुम्हारी गलती है, बिगड़े हुए बच्चे। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। शांगबिन को देखकर उसका मन किया कि वह आगे बढ़कर उसे 2 लातें मारकर अपना गुस्सा शांत करे। अगर यह आदमी झांग जुवान को मुसीबत में डालने के लिए इतना अड़ाना होता तो वह मुसीबत में न पड़ता। अब न केवल दूसरा पक्ष पूरी तरह से बच निकला और उसे उसके पद से हटा दिया गया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। ये स्वाभाविक था कि जैसे ही अन्य शिक्षकों पर अत्याचार करने और मनमाने ढंग से उनके परिणाम बदलने की खबर फैली, वह एक घृणास्पद व्यक्ति बन जाएगा जिसे हर कोई तिरस्कार करेगा। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन किसी को तो पहले उसकी बातों पर विश्वास करना ही था। सब लोगों में से तुमने अपने ही दादाजी को मारने का फैसला किया। तुम्हें बख्श दूं, एल्डर शांग, हमारी वर्षों पुरानी मित्रता के कारण ही मैंने तुम्हें अब तक बख्शा है। वरना अगर मैं तुम्हारे साथियों पर अत्याचार करने की शिकायत शिक्षक संघ से कर दूं तो शायद तुम्हारा शिक्षण लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा। एल्डर मो ने ठंडे स्वर में कहा। अब से तुम अपना ध्यान रखना। एल्डर शांग को पता था कि दूसरा पक्ष जो कह रहा है वह सच है। कमजोरी उनके शरीर में दौड़ गई और वे फर्श पर गिर पड़े, मानो उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो। झांग लाओशी, आज हमने आपको परेशान किया है। शिक्षकों के बीच ऐसे नीच व्यक्ति का आना शिक्षक संघ की घोर लापरवाही है। तीनों से निपटने के बाद एल्डर मो ने क्षमाप्रार्थी भाव से झांग जुवान की ओर देखा। चिंता मत करो, कभी कभार 1-2 बिगड़े हुए लोग देखी जाते हैं। झांग जुवान ने हाथ हिलाकर दिखाया कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रवैया देखकर हर कोई एक बार फिर उससे प्रभावित हो गया। देखा आपने, यही तो एक शिक्षक की उदारता होनी चाहिए। बहुत खूब, तो मैं इन मामलों को सुलझाने के लिए गिल्ड वापस जा रहा हूँ। मैं झांग लाओशी को स्थिति के बारे में पूरी जानकारी जरूर दूंगा। इतना कहकर एल्डर मो ने एल्डर शांगचेन को कुछ पल के लिए घृणा भरी निगाहों से देखा और फिर मुड़कर चले गए। झांग लाओशी, चलो हम भी चलते हैं। आपको अभी मुझे पेंटिंग सिखानी बाकी है। इस समय काओशियों की बुरी तरह पिटाई हो रही थी और वह लगभग मौत के करीब था। स्थिति शांत होते देख बाइशुन मुस्कुराते हुए उसके पास गया। ठीक है, सिर हिलाते हुए झांग जुवान बाकी लोगों के साथ एनलाइटमेंट विल टॉवर से बाहर निकल गया। सच कहें तो वह बाल इस स्थिति से बच निकला। अगर वांग परिवार, बाइशुन और हुआंग यू समय पर न पहुंचते तो भले ही वह स्थिति को संभाल लेता, उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता, विशेषकर झाओ यानफेंग से संबंधित मामले में। दरअसल उसने अपनी स्थिति के बारे में पूरी तरह सच नहीं बताया था। झाओ यानफेंग जिस समस्या से पीड़ित था वह जनजात सीलबंद मेरिडियन नहीं बल्कि जनजात संकीर्ण मेरिडियन थी। जनजात संकीर्ण मध्याह्न रेखाओं का उनके पिछले जीवन के शब्दों में यह अर्थ था कि जहां अन्य लोग 8 कारों की लेन हैं, वहीं आप एक साइकिल ट्रैक हैं। इतनी संकीर्ण नाड़ियों के कारण यह स्वाभाविक था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के दौरान उसे ऐसा महसूस होता कि उसका शरीर फट रहा है। वास्तव में उसकी साधना की गति काफी धीमी हो जाती, जिससे उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर एक ऊपरी सीमा लग जाती। हालांकि इसमें और सहज रूप से सीलबंद मेरिडियन में एक अंतर्निहित अंतर था। पहले प्रकार की जनजात अवरुद्ध नाड़ी अनेक सील्ड मेरिडियन आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध करने वाले मार्ग में हर तरह की कीलों के समान थी। दूसरी ओर जनजात संकीर्ण नाड़ियों अनेक नैरो मेरिडियंस में भले ही नाड़ियां संकीर्ण हो, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह संभव था, जिससे व्यक्ति बिना किसी समस्या के साधना कर सकता था। उसकी साधना में आए अचानक विस्फोट से उसकी संकीर्ण नसें चौड़ी हो गईं, जिससे उसे साधना करने में और भी आसानी हुई। यही कारण था कि उसकी साधना इतनी तेजी से बढ़ी और वह जुक्सी क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। हालांकि उस घटना ने उनके शरीर को भी भारी क्षति पहुंचाई। जुक्सी क्षेत्र का शिखर ही उनकी सीमा थी, उनके लिए इसे पार करना असंभव था। दूसरे पक्ष की भरपाई करने के लिए झांग जुवान ने उसकी मदद करने का बीड़ा उठाया। साथ ही उसने अपने शरीर में अपने पिछले रूप से उपजे आघात को भी मिटा दिया, जिससे एक तीर से 2 निशाने लग गए। कम से कम इस घटना के बाद कोई भी इस हिंसक घटना का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं करेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने झाओ यानफेंग को सफलता दिलाने में कैसे मदद की, दरअसल इसके पीछे का सिद्धांत सरल था। संकलन मंडप में सभी पुस्तकों को सरसरी तौर पर देखने के बाद उन्होंने स्वरपद दिव्य कला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर प्राप्त कर लिए थे। पिछली रात स्वयं इसका अभ्यास करने के बाद वे सफलता प्राप्त करने की सही विधि से भलीभांति परिचित थे। इसके अलावा उनके शरीर में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाली जैन की ऊर्जा के कारण दूसरे व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के सही मार्ग पर मार्गदर्शन करना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। अब से मुझे निष्कासित होने का कोई खतरा नहीं है। अपने दिल से बोझ उतर जाने पर उसने राहत की सांस ली। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन पर निष्कासन का खतरा मंडरा रहा था। कई छात्रों को स्वीकार करने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई अशुभ बादल मंडरा रहे हों, लेकिन इस समय यह खतरा पूरी तरह से टल गया था। ज्ञानोदय इच्छा टावर से बाहर निकलते हुए उन्होंने वांग ताओ की तरह वांग यान को भी अपनी कक्षा में सुनने की अनुमति दी और उसके बाद ही वांग परिवार वहां से चला गया। झाओ यानफेंग झांग लाओशी को घूर रहा था। स्पष्ट रूप से झांग जुवान की क्षमताओं ने उसे प्रभावित किया था और वह एक बार फिर उसके मार्गदर्शन में स्वीकार किए जाने की आशा कर रहा था। हालांकि झांग जुवान ने तुरंत इस सुझाव को खारिज कर दिया। क्या मजाक, मैं एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति हूँ जो देर सवेर एक महान गुरु बनूंगा। अगर मैं लोगों को अपने अधीन आने और अपनी मर्जी से जाने की अनुमति दूं तो क्या यह मेरी गरिमा का अपमान नहीं होगा? मेरे पिछले रूप ने तुम्हें पागल कर दिया था, जबकि मैंने फाइट दो डैन में प्रवेश करने में तुम्हारी मदद करके इसकी भरपाई कर दी है।
हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है और मैं उस बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहता। झांग जुबान द्वारा ठुकराए जाने पर झाओ यानफेंग के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि कुछ देर बाद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में फिर से दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। मुड़कर वह वांग यान के पीछे पीछे चला गया। हुआंग यू शियाओ जी, क्या मैं जान सकता हूं कि कोई एसोसिएट मास्टर टीचर कैसे बनता है? रास्ते में चलते हुए झांग जुबान खुद को उससे ये पूछने से रोक नहीं पाए। इस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में अपना स्थान बनाने और दूसरों द्वारा कुचले न जाने का एकमात्र तरीका एक मास्टर शिक्षक बनना ही था। मास्टर टीचर बनने के लिए पहले एसोसिएट मास्टर टीचर बनना पड़ता था। सहयोगी गुरु शिक्षक की उपाधि किसी को संबोधित करने का एक तरीका है। गुरु शिक्षक की उपाधि के विपरीत इसके लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्य रूप से भाग्य पर निर्भर करता है। बस एक गुरु शिक्षक की नज़र आप पर पड़ जाए और वह आपको अपना सहायक बनने के लिए आमंत्रित करे तो आप स्वयं ही सहयोगी गुरु शिक्षक माने जाते हैं। हुआंग यू ने समझाया। ओह, झांग जुबान ने सिर हिलाया। दरअसल ये सहायक गुरु शिक्षक अपने पिछले जीवन के सहायक प्रोफेसरों के समान थे। भले ही उनके पास वास्तविक अधिकार नहीं था और वे एक प्रवक्ता की तरह थे, फिर भी वे गुरु शिक्षक की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते थे और समाज में उनका उच्च स्थान था। आप तो एसोसिएट मास्टर टीचर हैं, फिर वो किताबों की दुकान? झांग जुबान ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। हुआंग यू के सहायक गुरु शिक्षिका होने की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। पहले जब उसने देखा कि वह गुरु लू चेन के निवास में स्वतंत्र रूप से आती जाती है तो उसे पता चल गया था कि उसकी पहचान असाधारण है। बस उसे इतनी असाधारण पहचान की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा एक सहायक मास्टर शिक्षिका के रूप में उनकी प्रतिष्ठा होंगटियन अकादमी के वरिष्ठों से भी कहीं अधिक थी। उनके लिए बाजार में एक दूरस्थ पुस्तकालय खोलने का कोई कारण नहीं था। मैं संयोगवश लियूशी की नज़र में आ गया और उनका सहायक गुरु बन गया, लेकिन अभी मेरी उम्र बहुत कम है, इसलिए मुझे दूसरों का विश्वास जीतने के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए मैंने लियूशी के आदेश का पालन करते हुए एक व्यस्त व्यावसायिक शहर में एक छोटी सी दुकान खोली ताकि मैं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकूं। साथ ही मैं अधिक पढ़ सकूं और अपना ज्ञान बढ़ा सकूं। हुआंग यू ने बताया। शे लाओशी के समान ही है, बस उसका छोटा रूप है। झांग जुबान ने सिर हिलाया। मामलों की सच्चाई की पड़ताल करना अपने आप में ज्ञान का एक क्षेत्र था और तालमेल बनाना एक अत्यंत गहन कौशल था। छोटे दुकानदारों को कभी कम मत आंकिए। कभी कभी यही वे लोग होते हैं जिनके पास मानव व्यक्तित्व की सबसे गहरी समझ होती है, जो विशेषज्ञों और शिक्षाविदों से भी कहीं अधिक होती है। कभी कभी मानव स्वभाव को समझने और खुद को संयमित करने का सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल निचले स्तर तक जाना होता है। शिक्षक संघ के नेता की बेटी होने के नाते हुआंग यू का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। लियूशी ने उसे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा था ताकि उसे संवारा जा सके और उसे अधिक सांसारिक अनुभव दिया जा सके। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्हें गुरु शिक्षकों और सह गुरु शिक्षकों के प्रति कुछ हद तक समझ विकसित हो गई। इस दुनिया में शिक्षकों का मार्ग अत्यंत सम्माननीय था। शिक्षकों को बहुत अधिक आदर प्राप्त था, यहाँ तक कि उनके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक। औषध विक्रेता, लोहार, मूल्यांकक, ऊपरी 9 मार्गों में मौजूद असंख्य व्यवसायों में से कोई भी उस्ताद शिक्षकों की बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि इसकी उम्मीद तो थी ही। चाहे खेती बाड़ी हो या कोई और पेशा, हर काम में मार्गदर्शन के लिए शिक्षक की जरूरत होती है। अगर कोई अपने शिक्षकों का सम्मान ही न करे तो भला सुधार कैसे कर सकता है? ठीक है मास्टर लू चेन, आप सबकी परीक्षा किस विषय पर ले रहे हैं जिसके चलते आप सबको मेरे अधीन अध्ययन करना पड़ रहा है? शिक्षकों की सामाजिक स्थिति को समझने के बाद झांग जुबान ने एक और संदेह को सूचीबद्ध किया जो उसके दिमाग में बना हुआ था। बाइशुन जेननान वांग का छोटा बेटा था, जबकि हुआंग यू शिक्षक संघ के मुखिया की बेटी थी और वह स्वयं एक सहायक गुरु शिक्षिका भी थी। तर्कसंगत रूप से उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए उन्हें किसी और द्वारा परखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। मास्टर लू चेन के पास एक पेंटिंग है जिसे उन्होंने अनगिनत वर्षों से छिपा रखा है, जिसका नाम है इंक लिली कैनवास। हम दोनों इसे चाहते हैं, इसीलिए मास्टर ने जानबूझकर हमारा मूल्यांकन करने के लिए इतना कठिन प्रश्न रखा है। हुआंग यू ने समझाया। इंक लिली कैनवास, झांग जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वही कैनवास जिसे उस्ताद चित्रकार मो चेनजी ने बनाया था। इंक लिली कैनवास। तुम दोनों को चित्रकला की समझ नहीं है, फिर भी तुम्हें वह क्यों चाहिए? संकलन मंडप में झांग जुबान द्वारा देखी गई पुस्तकों में इस स्याही से बने दैनिक लिली के चित्र के बारे में कई विवरण थे। कहा जाता था कि यह एक सदी पहले के एक महान चित्रकार द्वारा छोड़ा गया एक कलात्मक खजाना था। यह एक अतुलनीय रूप से मूल्यवान चित्र था। यह एक उपहार है। हुआंग यू शर्मा गया। उपहार? झांग जुबान को यह बात समझ में आ गई। उसने और बाइशुन ने एक ही समय में इस इंक लिली कैनवास पर अपनी नजरें जमा ली और मास्टर लू चेन से इसे देने का अनुरोध किया। मास्टर ने इसे उन्हें उपहार में देने के लिए सहमति दी, लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें पहले उनकी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रस्तावित परीक्षण चित्रों के मूल्यांकन से संबंधित होना चाहिए। मास्टर झांग, आपको चित्रकला की इतनी गहरी समझ है कि आप एक नज़र में ही उसमें छिपी कमियों को पहचान लेते हैं। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? बाइशुन ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। जी हाँ, कृपया हमें सिखाएं। हुआंग यू ने भी उधर देखा। तुम दोनों को सिखाऊं? वह उन चित्रों का मूल्यांकन इसलिए कर पाया क्योंकि उसे स्वरपथ के पुस्तकालय की मदद मिली थी। असल में उसे चित्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वह उन्हें कैसे सिखा सकता था? उन दोनों की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर झांग जुबान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पहले अध्याय का अंत। अध्याय 81। मैं आपकी देखरेख से हटना चाहती हूँ। वन स्वर के पथ का पुस्तकालय। होंगटियन अकादमी, लूशुन की कक्षा। अकादमी के एक प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में उनकी कक्षा कई 100 मीटर चौड़ी थी, जो एक विशाल फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। छात्र कतारों में एक के बाद एक बैठे थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। लू लाओशी से यही उम्मीद थी। मैंने बाहर अफवाहें सुनी हैं कि अनगिनत छात्र आपके छात्र बनना सम्मान की बात समझते हैं और आपकी देखरेख में प्रवेश पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि यह सच होगा। कक्षा में छात्रों की संख्या को देखते हुए एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपने से कुछ ही दूरी पर बैठे एक युवक की ओर देखा। वह युवक लगभग 26 से 27 वर्ष का था।
नीले रंग के वस्त्र पहने वह ऐसे सीधा खड़ा था मानो कोई भला आकाश को भेद देगा, और उसके चेहरे पर एक अभिमान झलक रहा था। जहां तक बुजुर्गों की बात है, अगर शांग बिन यहाँ होता तो वह उन्हें पहचान लेता। वह होंगटिन मंडप के स्वामी एल्डर होंग हाओ थे। आपने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी है बड़े साहब, मैं तो बस उनकी परवरिश करने का अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। युवक हंस पड़ा। उनके शब्द भले ही विनम्र हों, लेकिन उनके रवैये में आत्मविश्वास और गर्व झलक रहा था। छात्रों के स्तर को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी प्रशंसा ज़रूरत से ज़्यादा की गई है या नहीं। मैंने सुना है कि शीर्ष 100 छात्रों में से 70 से अधिक ने आवेदन करने के बाद आपकी कक्षा में प्रवेश लिया है। इसके अलावा आपने जिन 200 नए छात्रों को स्वीकार किया है, उनमें से एक भी छात्र 500 से नीचे नहीं है। बुजुर्ग होंग हाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। कल जब उन्होंने आंकड़े सुने तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। कम उम्र के बावजूद लू शुनलाओशी पूरे अकादमी में सबसे प्रतिभाशाली शिक्षक बन गए थे। लगभग सभी नए छात्रों के चहेते उन्हीं के शिष्य बन चुके थे। अकादमी के लंबे इतिहास के बावजूद ऐसे परिणाम शायद ही कभी देखने को मिलते थे। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि छात्र मुझसे शिक्षा लेने के लिए इच्छुक हैं। एक साथ दान योद्धा गुरु से ऐसी प्रशंसा सुनकर लू शुनलाओशी गर्व से फूल गया। फिर मुड़कर उसने पूछा, महागुरु होंग हाओ हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो आज आप यहाँ किस कारण आए हैं? क्या आपको किसी काम में मेरी मदद की ज़रूरत है? जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जैसा शक्तिशाली बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ सिर्फ बातचीत करने आया होगा। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके पिताजी का पुराना दोस्त हूँ और मैंने आपको बचपन से देखा है। मैं जानता हूँ कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं यहाँ आपसे मेरे लिए एक शिक्षक ढूंढने का अनुरोध करने आया हूँ। एल्डर होंग हाओ ने कहा, मेरे पिता का जिक्र मत करो, वो तो बड़े जिद्दी और पुराने ख्यालों के आदमी हैं। दूसरे पक्ष को भावनाओं का सहारा लेते देख लू जुन ने भौहें चढ़ा लीं। आप मुझसे किस शिक्षक की जांच करवाने को कह रहे हैं? झांग जुवान, एल्डर होंग हाओ ने कहा। होंगटिन टेवन में झांग जुवान के साथ हुई उस घटना के बाद उसका कारोबार लगभग ठप हो गया था। उसके दिल में क्रोध की आग भड़क रही थी। अगर उसकी पहचान का ख्याल न रखा जाता तो वह पहले ही दूसरे पक्ष के घर जाकर उसकी पिटाई कर देता। झांग जुवान, आपका मतलब उस व्यक्ति से है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए और झाओ यानफेंग की साधना को बेकाबू कर दिया। लू शुन ने उधर देखा। उन्होंने झांग लाओशी के अनेक गौरवशाली कार्यों के बारे में पहले ही सुन रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके एक शिष्य को स्वीकार भी किया था, तो भला वे इसे अनभिज्ञ कैसे हो सकते थे? बिल्कुल, एल्डर होंग हाओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह तो बिल्कुल निकम्मा शिक्षक है, उसे तो देर सवेर निकाल ही दिया जाएगा। क्या बड़े शिक्षक को उससे कोई दुश्मनी है? लू शुन असमंजस में था। एक तरफ एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ विद्वान थे जो अकादमी के प्रधानाध्यापक पद के लिए दावेदारी कर सकते थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे शिक्षक थे जिन्हें किसी भी क्षण बर्खास्त किया जा सकता था। दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहते थे, तो भला उनका आपस में क्या संबंध हो सकता था? ये तो बस कुछ मामूली बातें हैं। मैंने सुना है कि शिक्षा ब्यूरो ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है। अगर वे इस सत्र में किसी भी छात्र को दाखिला नहीं देते हैं तो उनका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें अकादमी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं लू लाओशी से इस बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या आप उनके उन छात्रों को अपने मार्गदर्शन में ले सकते हैं? एल्डर होंग हाओ ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यहाँ आने से पहले ही उसने झांग जुवान के मामलों की जांच कर ली थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि उसने इस शैक्षणिक सत्र में 5 छात्रों की भर्ती की थी। दूसरा पक्ष एक शिक्षक था और इस पहचान ने उसे सुरक्षा प्रदान की, जिससे बड़े व्यक्ति के पास उससे निपटने का कोई साधन नहीं बचा। हालांकि जिस क्षण वह अपनी यह पहचान खो देगा, क्या वह उसके लिए हत्या का शिकार नहीं बन जाएगा? मेरी देखरेख में स्वीकार करोगे? लू शुन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस तरह के मामले में उससे संपर्क करेगा। बिल्कुल, होंगटिन अकादमी के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक होने के नाते शायद आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना इरादा जाहिर करेंगे, उनके कुछ छात्र संभवतः उनकी कक्षाओं से हटकर आपके पास आ जाएंगे। एल्डर होंग हाओ हंसे। जिस शिक्षक के अधीन छात्र हो उससे निपटना मुश्किल होता है। अगर उसके अधीन कोई छात्र न हो तो मामला इतना पेचीदा नहीं होगा। ओह, लू जुन हिचकिचाया। संकोच करने की कोई बात नहीं है। क्या आप झाओ यानफेंग को भूल गए हैं? अगर आप झांग जुवान को छात्रों को इसी तरह पढ़ाते रहने देंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा और उसके छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप उन्हें यहाँ लाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। उसकी झिझक देखकर एल्डर होंग हाओ ने तुरंत उसे एक और धक्का दिया। ठीक है, मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। मैं आज ही उनके मार्गदर्शन में छात्रों को स्वीकार करने का अपना इरादा जाहिर कर दूंगा। लू जुन ने सिर हिलाया। महान! एल्डर होंग हाओ की आंखें चमक उठीं और उनके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब जबकि लू लाओशी इसके लिए सहमत हो गया था, वह झांग जुवान के निराश और हताश चेहरे की स्पष्ट कल्पना कर सकता था। चूंकि उसने बंद होने की कगार पर खड़े होंगटियन पवेलियन को छोड़ने की हिम्मत की है, इसलिए वह धीरे धीरे उसके साथ खेलेगा और उसे दिखाएगा कि असली डर का क्या मतलब होता है। जैसे ही वह मन ही मन इस बात पर खुशी मना रहा था और सोच रहा था कि उसे कैसे दंडित किया जाए, तभी एक नया छात्र दौड़कर उसके पास आ गया। लू लाओशी। लू शुन के सामने खड़े होकर वह घुटनों के बल बैठ गया। वांग यान, क्या हुआ है? इस युवक को देखकर लू शुन मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। वांग यान इस बैच के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक था। इसके अलावा वह वांग कुल के दूसरे मुखिया का पोता था, इसलिए उसका पद काफी प्रतिष्ठित था। उसे खुद भी ऐसे प्रतिष्ठित छात्र को अपना शिष्य बनाकर गर्व महसूस हो रहा था। लू लाओशी, मैं वांग यान, जो अभी अभी ज्ञानोदय छटावा से आया था, फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गया और वह दुविधा में प्रतीत हो रहा था। क्या आपको साधना में कोई परेशानी आ रही है? बेझिझक बोलिए, उसे हकलाते देख लू शुन ने बड़े ही शान से कहा। लू लाओशी का ज्ञान विशाल है और वे पूरे अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो बेझिझक बताएं, वे निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। एल्डर होंग हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। ठीक है, मैं बोलूंगा। वांग यान ने अपने जबड़े भींचे और आगे कहा, मैं आपकी देखरेख से हटना चाहती हूँ।
मुझे उम्मीद है कि लू लाओशी मेरी यह विनती पूरी कर देंगे। मेरी देखरेख से हट जाओ। लू शुन लड़खड़ा गया, अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरे लोग उसके अधीन प्रवेश पाने के लिए आपस में लड़ते थे और फिर भी यह व्यक्ति उसकी देखरेख से हटना चाहता था। क्या तुम सच में हो? होनटियन अकादमी में कई वर्षों तक पढ़ाने के बाद भी उन्हें कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। हाँ, अब जब ये बात फैल चुकी थी, वांग यान ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना आपको मुश्किल लगता है, या क्या आपको किसी और ने धमकी दी थी? लू शुन ने पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, यह मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिया गया निर्णय है, वांग यान ने कहा। तुम्हें पता है कि मेरे मार्गदर्शन से हटने के बाद इस अकादमी में कोई भी शिक्षक तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, है ना? ये सुनकर कि उसने ये चुनाव अपनी मर्जी से किया है, लू शुन ने अपनी बात जारी रखी। वह अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक थे। भला कोई अन्य शिक्षक भला उस छात्र को स्वीकार करने का साहस कैसे कर सकता था जिसने उनकी देखरेख से नाम वापस ले लिया था? जब तक मैं आपकी देखरेख से अलग नहीं हो जाता तब तक मैं झांग जुबान लाओशी के पाठों को सुन सकूंगा। यह मेरे लिए एक अवसर है, इसलिए मुझे आशा है कि लू लाओशी मेरी इच्छा पूरी करेंगे। वांग यान ने अपना शरीर नीचे झुकाया। क्या मैं झांग जुबान लाओशी के पाठों को सुनने के लिए मेरी देखरेख से हट जाऊंगा? ये शब्द सुनकर लू शुन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उसका मुंह खुला रह गया और आंखें एकदम गोल हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में कुछ गड़बड़ हो गई हो। अध्याय 82। मैं आपकी देखरेख से हटना चाहती हूँ। टूप स्वर के पद का पुस्तकालय। न केवल लू शुन के चेहरे पर ऐसा भाव था, बल्कि एल्डरहोन भाव को भी ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर दुनिया घूम रही हो, क्योंकि उन्हें घटनाओं के अचानक मोड़ से निपटना मुश्किल लग रहा था। क्या झांग जुबान पूरी अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक नहीं था? अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा था कि जैसे ही वे अपने छात्रों को दाखिला देने की इच्छा जाहिर करेंगे, वे दौड़कर उनके पास आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कुछ करने से पहले ही जिन छात्रों से उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, उनमें से एक उनके पास दौड़कर आ गया। अगर दूसरे पक्ष ने आपको स्वीकार कर लिया होता तो बात अलग होती, लेकिन उसके पाठों को चुप कर सुनना। अरे यार, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपके पास कोई पद ही नहीं है। मेरे प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बजाय तुमने किसी और का पाठ सुनने के लिए दौड़कर जाना चुना। लू शुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा हो और उसका रंग गहरा हो गया हो। मुझे उम्मीद है कि लू लाओशी मेरी विनती पूरी कर देंगे, वांग यान ने जल्दी से विनती की। आप। काफी देर बाद दूसरे पक्ष के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसे समझ आ गया कि दूसरा पक्ष वाकई गंभीर है। उसने भयानक भाव से कहा, तुम्हें पता है कि झांग जुबान लाओशी ने एक बार एक छात्र की साधना को बेकाबू कर दिया था। फिर भी तुम उसकी कक्षाओं में छुपकर सुनना चाहते हो। मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करना चाहूंगा। वांग यान ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। कुछ क्षण पहले ही उसे झांग लाओशी की अद्भुत क्षमताओं की झलक मिली थी, जिसने उसके दादाजी को भी विस्मित कर दिया था। इस समय उसका दिल झांग जुबान के साथ था। दूसरे पक्ष का दृढ़ संकल्प देखकर लू शुन का चेहरा और भी लाल हो गया। बगल में खड़े कुछ छात्रों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, झाओ यानफेंग को यहाँ लाओ। लू लाओशी। कुछ ही देर बाद झाओ यानफेंग आ गए। वांग यान का कहना है कि वह झांग जुबान लाओशी की कक्षाओं में शामिल होने के लिए मेरी शिक्षा छोड़कर जाना चाहता है। उसे बताओ कि जब तुम उसके अधीन साधना करते थे तो कैसा लगता था, और उसे ये भी बताओ कि उसका यह निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण है। लू शुन ने अपनी आस्तीनें झटक दी। झाओ यानफेंग ने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय वह घुटनों के बल बैठ गया और लगातार प्रणाम करता रहा। क्या हुआ? क्या आपने पहले भी इस स्थिति का बार बार जिक्र नहीं किया था? लू शुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। झाओ यानफेंग, जो झांग जुबान के कारण अपनी साधना में बेकाबू हो गया था, इस मामले में सबसे अधिक दखल रखता था। अतीत में वह अक्सर झांग लाओशी के बारे में बुरा भला कहता था, लेकिन झांग लाओशी उसे रोक देते थे। अब भले ही झांग लाओशी ने उसे बोलने की अनुमति दे दी थी, फिर भी वह अनिच्छुक लग रहा था, मानो उसके मन में कोई बात खटक रही हो। लू लाओशी। दरअसल वांग यान की तरह मैं भी झांग लाओशी के पाठों को सुनना चाहूंगा। अंत में अपना संकल्प दृढ़ करते हुए झाओ यानफेंग ने कहा। तुम भी जाना चाहते हो? दृढ़ चेहरे के साथ लू शुन लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या उसकी वजह से तुम्हारी साधना बेकाबू नहीं हो गई थी? क्या तुम्हें इस बात का उससे गुस्सा नहीं आता? क्या आप अक्सर उसके बारे में बुरा भला नहीं बोलते थे? तो फिर आप मेरी देखरेख छोड़कर उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए क्यों जाना चाहेंगे? लू शुन को ऐसा लग रहा था कि वह पागल होने की कगार पर है। झांग लाओशी मेरे उपकारक हैं। पिछली बार उन्हें विदाई दिए बिना छोड़ने के लिए मुझे बहुत खेद है। आशा है कि लू लाओशी मेरी इच्छा पूरी करेंगे, झाओ यानफेंग ने आदरपूर्वक कहा। उपकारक? अपना सिर बोथरा लो, अपनी साधना को बेकाबू करके बिना विदाई लिए जा रहे हो। ये तो साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है दोषी, जब तुम प्रतिदिन झांग जुबान लाओशी का अपमान करते थे तो मुझे तुम में अपराधबोध का एक भी अंश क्यों नहीं दिखा? लू शुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो जाएगी। ठीक है, चूंकि आप दोनों ने अपना मन बना लिया है तो मैं आप दोनों को अपनी देखरेख से वापस ले लूंगा। दोनों जेड टोकन को पकड़कर उसने अपनी उंगली को दांतों से दबाया और ताज़ा खून की एक बूंद उन दोनों पर टपक गई। अकादमी के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक होने के नाते लू शुन को अपने स्वाभिमान पर गर्व था। चूंकि उनके इन दोनों छात्रों ने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए उन्हें रोकना केवल उन्हें उनसे नाराज करेगा। ऐसे में बेहतर यही होगा कि वे उन्हें जाने दें। धन्यवाद शिक्षक। जेड टोकन को अपने हाथ में लेते हुए और यह पुष्टि करते हुए कि उन्हें लू शुन लाओशी के संरक्षण से वापस ले लिया गया था, वांग यान और झाओ यानफेंग की आंखें एक साथ चमक उठीं। तुम दोनों अब मेरे छात्र नहीं हो, अब तुम जा सकते हो। अपने उस गुस्से को दबाते हुए जो फूटने ही वाला था, लू शुन ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। हाँ, वे दोनों बाहर चले गए। धिक्कार है। उन्हें जाते देख लू शुन दहाड़ उठा। वह कौन था? होनटियन अकादमी के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक। अनगिनत छात्र उनके शिष्य बनने के लिए होड़ करते थे और उन्हें उनमें से किसी एक को चुनने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ता था। उन्हें लगता था कि अकादमी में कोई भी उनके छात्रों को अपने यहाँ नहीं ला पाएगा, लेकिन
एक नहीं बल्कि 2 छात्रों को एक ही बार में उससे छीन लिया गया। आगे अगर इन छात्रों को उससे छीनने वाला वांग चाओ या शेन बीरू होता तो वह इस मामले को छोड़ सकता था, लेकिन ये काम उस व्यक्ति ने किया जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए, वह व्यक्ति जो अकादमी में सबसे निचले पायदान पर था। उसे जो तीव्र अपमान का एहसास हो रहा था उससे वह बेकाबू हो गया था। इतना ही नहीं, उसने एल्डर हॉर्न भाव के अनुरोध पर दूसरे पक्ष के छात्रों को अपने पाले में लाने पर सहमति भी दे दी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दूसरे पक्ष ने उसके छात्रों को अपने पाले में लाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अगर उसकी मर्यादा और अपनी पहचान को लेकर चिंता न होती तो शायद वह झांग जुवान को पीटने के लिए दौड़ पड़ता। जू होंग अपना गुस्सा थोड़ा निकालने के बाद लू शुन का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। वह अपने छात्र को बुलाने के लिए मुड़ा। लू लाओशी 16 से 17 वर्ष की आयु का एक युवक बाहर चला गया। जू होंग इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने वाला छात्र था। वह इस सेमेस्टर में प्रवेश पाने वाले सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक था। 16 वर्ष की आयु में ही वह जुक्सी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और किसी भी क्षण अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। मेरी ओर से झांग जुवान लाओशी को एक युद्ध पत्र पहुंचा दो, लू जुन ने दांत पीसते हुए कहा। युद्ध पत्र? उनका यह निर्णय सुनकर एल्डर हॉर्न चौंक गए। इसके बाद उन्हें कुछ समझ आया और उन्होंने पूछा, क्या आप इस फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान? सचमुच मेरे शिष्य को अपने साथ मिलाने की हिम्मत करने वाले लू शुन ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा। लू शुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, फिर मुट्ठी भींचकर बोला, जब उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करने का तरीका भी ढूंढना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मेज से एक कागज उठाया और उस पर लिखना शुरू किया। ये संदेश झांग जुवान को दे देना, उसे बताना कि मैं उसे आधे महीने बाद होने वाले फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान शिक्षक मूल्यांकन के लिए चुनौती दूंगा। उससे पूछना कि क्या वह मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है या नहीं। अगर वह हिम्मत नहीं रखता तो उसे कहना कि वह मेरे पीठ पीछे ऐसी छोटी मोटी हरकतें कभी न करे। लू शुन ने शान से अपनी आस्तीनें लहराईं। प्रत्येक वर्ष नए छात्रों के प्रवेश के आधे महीने बाद एक फ्रेशमैन टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था। इस टूर्नामेंट ने छात्रों को अपनी प्रतिभा और प्रगति प्रदर्शित करने का अवसर दिया। ये छात्रों के लिए अपने साथियों के मुकाबले अपनी योग्यता साबित करने का एक मंच था। शिक्षक मूल्यांकन की बात करें तो यह अलग अलग शिक्षकों के बीच की लड़ाई थी। शिक्षक मूल्यांकन के दौरान 2 प्रतिस्पर्धी शिक्षक अपने कुछ छात्रों का चयन करेंगे और उनकी साधना के स्तर, युद्ध कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे ताकि शिक्षकों की कक्षाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से शिक्षकों की योग्यता का आकलन और मूल्यांकन किया जा रहा था। बाहरी लोगों की नज़र में लू शुन लाओशी द्वारा झांग शुवान को चुनौती देना एक तरफा नरसंहार था। हाँ, जू होंग की आंखों में श्रद्धा की चमक आ गई। शिक्षक मूल्यांकन के परिणामों का संबंधित शिक्षकों के गौरव और सम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप ऐसे विवाद आमतौर पर निजी तौर पर ही सुलझाए जाते थे। लू लाओशी शायद एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जो इतने आत्मविश्वासी और गौरवान्वित थे कि उन्होंने सीधे दूसरे शिक्षक को चुनौती भरा पत्र भेजा। अपने आदर्श से जैसी उम्मीद थी वह वाकई बेहद शालीन थे। जब भी वह क्रोधित होता था, अपनी असंतुष्टि को खुलकर प्रकट करता था, उसे अपनी भावनाओं को दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वह उसका आदर्श था। जाओ, लू शुन ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जू होंग ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। क्या आप सचमुच शिक्षक चुनौती आयोजित करने का इरादा रखते हैं? एल्डर हॉर्न भाव ने पास आकर पूछा। इतना ही नहीं, मैं उससे शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर वह हार गया तो उसके सारे विद्यार्थी मेरे पास आ जाएंगे। लू शुन की आंखों में एक चमक सी कौंध गई। शिक्षक बनने के बाद से उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। जब उन्होंने अपनी योग्यताओं का उपयोग करके एक वरिष्ठ शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने और सहायक वरिष्ठ शिक्षक के पद तक पहुंचने का इरादा किया, तभी उनके साथ एक ऐसा मामला घटित हो गया। अगर उसके मन में ऐसे विचार न होते तो उसके पास झाओ यानफेंग को स्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं था, जिसका साधना स्तर ऊंचा नहीं था और जो पहले एक बार हिंसक हो चुका था। आखिर वह एक गुरु था, कोई दानवीर नहीं। अगर वह सचमुच एक अच्छा इंसान होता तो वह अपनी कक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों को स्वीकार कर लेता, उनमें से चयन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये सब प्रसिद्धि के लिए था। वह सहायक मास्टर शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था। अगर दूसरों को पता चले कि उनके छात्र ने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की कक्षा सुनने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, तो क्या उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उस व्यक्ति से बदला लेना ही था जिसने उसे इस तरह अपमानित किया था। अध्याय 83, अभिमानी जू होंग स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। क्या झांग लाओशी ठीक हो जाएंगे? कक्षा में झाओ या, वांग यंग और अन्य लोग चिंतित थे। काओशियोंग लाओशी ने झांग लाओशी के मामले को निपटाने के लिए ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण हेतु आवेदन किया था। हालांकि अभी तक बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी, फिर भी उनके छात्रों को इसकी कुछ खबरें जरूर मिली थीं। चिंता मत करो, हम सब झांग लाओशी से शिक्षा ले चुके हैं और हम सब उनसे बहुत प्रभावित हैं। लियू यांग भी उनसे प्रभावित है, इसलिए कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है, झेंग यांग ने कहा। झांग जुवान द्वारा स्वीकार किए गए 5 छात्रों में से झांग लाओशी से सबसे ज्यादा असंतुष्ट वही था। हालांकि 2 पाठों के बाद ही वह उससे काफी प्रभावित हो गया था। अब अगर वांग चाओ उसे स्वीकार करना भी चाहे तो वह उसे सीधे सीधे अस्वीकार कर देगा। चूंकि उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए लियू यांग के साथ भी ऐसा ही होना तय था। इतने भरोसे के साथ झांग जुवान परीक्षा में कैसे असफल हो सकता था? बूम! बातचीत के बीच में ही किसी ने अचानक बाहर से एक लात मारकर धातु के दरवाजे को उड़ा दिया। इसके बाद एक युवक अकड़ते हुए अंदर आया। आदरणीय झांग जुवान लाओशी कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ। दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे हुए युवक ने ये शब्द कहते समय अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। उसने जानबूझकर झांग जुवान लाओशी शब्दों पर जोर दिया। उसके चेहरे पर सम्मान का कोई भाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, इसलिए कृपया चले जाओ। दूसरे पक्ष को झांग लाओशी के बारे में इस तरह से अपमानजनक बातें करते हुए और साथ ही दरवाजा तोड़कर अंदर आते देख झेंग यांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झेंग यांग, जल्दबाजी मत करो।
प्रवेश परीक्षा में चौथे स्थान पर आने वाला जू होंग है। उस युवक को पहचानते ही युआन ताओ का मोटा शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से झेंग यांग को पीछे खींच लिया और दबी हुई आवाज में उससे कुछ फुसफुसाया। जू होंग, केवल झेंग यांग ही नहीं, झाओया और अन्य लोगों के चेहरे भी काले पड़ गए। उन्होंने ये नाम पहले भी सुना था। जू होंग के बारे में कहा जाता था कि वह पहले ही जुक्सी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और किसी भी क्षण वह अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। प्रवेश परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि उनकी क्षमता और प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे पहचान लेने से लगता है कि तुम उतने बेवकूफ़ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। ये लू शुन लाओशी का युद्ध पत्र है। वह आधे महीने बाद होने वाले फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान झांग जुवान लाओशी को शिक्षक मूल्यांकन के लिए चुनौती देना चाहता है। तो उसकी जगह ये पत्र कौन स्वीकार करेगा? जब उसने देखा कि बाकी लोग उसे पहचान रहे हैं तो उस युवक के होंठों के किनारे ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने तिरस्कारपूर्ण भाव से उन सभी से बात की। ये वही व्यक्ति था जो अभी अभी लू शुन की कक्षा से बाहर निकला था, जू होंग। उसने अकादमी के सबसे निकम्मे शिक्षक झांग जुवान के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। ईश्वर की कृपा प्राप्त और लूजुन के प्रिय शिष्य होने के नाते वह उसे नीचा समझता था। शिक्षक मूल्यांकन, लू शुन लाओशी। उसी क्षण सबके चेहरे बदल गए। शिक्षक मूल्यांकन में प्रतिस्पर्धा करने वाले भले ही वे दोनों ही थे, लेकिन इसे छात्रों का मार्गदर्शन करने की शिक्षक की क्षमता की परीक्षा माना जाता था। ये शिक्षक के स्वाभिमान से जुड़ा मामला था और बहुत कम लोग ही इसे स्वीकार करना चाहते थे। लूजुन अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक थे और उनके मार्गदर्शन में अनगिनत विशेषज्ञ थे। भला वे झांग लाओशी को चुनौती क्यों देते? सचमुच झांग जुवान द्वारा लू लाओशी के पीछे की गई छोटी मोटी हरकतों ने उन्हें क्रोधित कर दिया था और उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया था। मैं युद्ध पत्र यहीं छोड़ रहा हूँ, बाद में उसे दे देना। यदि तुम सब चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते तो पहले ही हार मान लो और लू लाओशी के कक्ष जाकर उनसे माफी मांग लो, अन्यथा शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहो। जू होंग ने युद्ध पत्र को मेज पर फेंक दिया और जाने के लिए मुड़ गया। सको वहीं पकाओ। इससे पहले कि वह कक्षा से बाहर निकल पाता, झेंग यांग तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक दिया। तुमने हमारी कक्षा के दरवाजे पर लात मारी और झांग लाओशी के बारे में इतनी अपमानजनक बातें कहीं। माफी मांगो, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। एक छात्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिक्षक के सम्मान की रक्षा करे। इस छात्र में अपने शिक्षक के प्रति जरा भी सम्मान नहीं था। भला वे उसे अपनी मनमानी करने की छूट कैसे दे सकते थे, जो युद्ध का पत्र फेंकने के तुरंत बाद ही जाना चाहता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं? इसके लिए पहले आपको इसके काबिल होना पड़ेगा। ठंडे लहजे में उपहास करते हुए जू होंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उस पर एक लात मारी। झेंग यांग भला चलाने में तो अद्भुत कुशल था, लेकिन मुक्केबाजी और लात मारने में वह बिल्कुल भी निपुण नहीं था। इसके अलावा उसकी साधना का स्तर दूसरे पक्ष से काफी नीचे था, इसलिए प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे सीने पर जोरदार लात पड़ी और वह पीछे की ओर उड़कर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। बेहद साहसी झाओया का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एक दहाड़ के साथ वह आगे बढ़ी। जू होंग की तरह वह भी जुक्सी क्षेत्र की सर्वोच्च योद्धा थी। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता प्रतिद्वंद्वी से थोड़ी कम थी। कुछ वारों के बाद उसके कंधे पर चोट लगी और वह पीछे हट गई। इसके बाद वांग यंग और युआन ताओ भी आगे बढ़े। हालांकि जब उन सब में सबसे ताकतवर झाओया भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था तो वे उसका सामना कैसे कर पाते? कुछ ही क्षणों में उन चारों को चोटें आ गईं। वे दूसरे पक्ष की हरकतों से बेहद क्रोधित थे, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्होंने झांग जुवान से कई गहन सिद्धांत तो सीखे होंगे, लेकिन समय की कमी के कारण वे प्रवेश परीक्षा में चौथे स्थान पर आने वाले व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। बिल्कुल बेकार का सामान। भीड़ को हराने के बाद जू होंग ने अपनी आस्तीनें झटकते हुए कहा, यह तो बस एक छोटी सी सजा है। लू लाओशी को चुनौती देते समय उसे इस संभावना के बारे में सोचना चाहिए था। उससे कहो, अगर वह मानने की हिम्मत नहीं करता तो जल्दी से माफी मांग ले, वरना नहीं तो क्या। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे से एक धीमी सी आवाज गूंजी। लियू यान के साथ झांग हुआन भी कक्षा में दाखिल हुई। अन्यथा चाहे झांग जुवान घटिया इंसान था या नहीं, वह एक शिक्षक था। अकादमी के छात्र के रूप में वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वह अपमान कर सके। हालांकि झांग जुवान अभी तक क्रोधित नहीं हुआ था। जू होंग डर के मारे पीछे हट गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, नहीं तो शिक्षक मूल्यांकन में शर्मनाक हार के लिए तैयार हो जाओ। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं हारूंगी या जीतूंगी। वापस जाओ और लूजुन को बता दो कि मैंने उसका युद्ध पत्र स्वीकार कर लिया है। झांग जुवान ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। दरअसल वह भी थोड़ा निराश था। हुआंग यू और बाइजुन को जाने के लिए मनाने में बहुत प्रयास करने के बाद उनका इरादा थोड़ी देर और पाठ जारी रखने का था, लेकिन कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने इस व्यक्ति के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। लू शुन ने उसे चुनौती दी थी, आपके अधीन कुछ 100 छात्र हैं, केवल एक वांग यान ही मेरी कक्षाओं में छुपकर सुनने आती है। आपको इस बात का इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी छात्र को युद्ध पत्र भेजने के लिए भेजना भी चाहते तो कम से कम किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तो चुनते। ये लड़का जूनियर होते हुए भी इतना घमंडी व्यवहार कर रहा था। अगर मेरी पहचान का ख्याल न होता तो मैं एक ही थप्पड़ से उसकी जान ले लेता। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आपको लगता है कि मैं उसे यहाँ इतना घमंडी व्यवहार करने की अनुमति दूंगा? तो यही बेहतर है। अलविदा। जू होंग जाने की तैयारी करने लगी। रुको। झेंग यांग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसने चिंता से झांग जुवान की ओर देखा। झांग लाओशी, उसने न केवल आपसे बदतमीजी से बात की और हमारा दरवाजा तोड़ दिया, बल्कि हम पर हमला भी किया। अगर हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो क्या भविष्य में दूसरे हमें आसान निशाना नहीं समझेंगे? क्यों, क्या वह पिटाई तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? उफ, कमजोर होते हुए भी तुम बड़े घमंड से बोलते हो, कमीने। सिर ऊंचा करके जू होंग ने झेंग यांग, झाओया और बाकी सभी को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और फिर ताना मारते हुए कहा, बस ये जर्ज कक्षा और ये कुछ छात्र, मुझे परवाह नहीं कि उस दरवाजे का कोई खास महत्व है या नहीं। आखिर क्या आपको लगता है कि कोई आपकी पढ़ाई चुप कर सुनेगा?
सपने देखना बंद करो। वैसे भी मुझे यहाँ रखने के लिए आप सभी को इससे कहीं अधिक सक्षम लोगों की आवश्यकता होगी। मैं यहीं खड़ा रहूंगा और अगर आप में से किसी को लगता है कि वह काफी कुशल है तो मुझसे भिड़ जाए। इस पर वह एक पल के लिए रुका और फिर झांग जुबान की ओर हाथ जोड़कर बोला, झांग लाओशी, एक शिक्षक होने के नाते आप निश्चित रूप से एक छात्र पर हमला करने के स्तर तक नहीं गिरेंगे। शिक्षकों में भी अपना स्वाभिमान होता था। अगर वह सचमुच किसी छात्र पर हमला करता तो बाकी शिक्षक उसे नीची नजरों से देखते। यही वह अर्थ भी था जो कहावत सैनिकों के विरुद्ध सैनिक, सेनापतियों के विरुद्ध सेनापति में निहित था। यदि कोई सेनापति किसी छोटे सैनिक को भी हरा देता तो यह उसके लिए कोई सम्मान की बात नहीं होती। यह अनुमान लगाते हुए कि झांग जुबान द्वारा उस पर हमला करने की संभावना नहीं थी और उसके छात्रों में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, वह निडर था। झांग लाओशी, जू होंग को इतना घमंडी व्यवहार करते देख जाओया, जेंग यांग और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं और उसे पीट पीट कर रख देने की तीव्र इच्छा उनके मन में जाग उठी। हालांकि वे ये भी जानते थे कि वे जू होंग का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें पहले भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। अगर वे उसके खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वे खुद को शर्मिंदा ही करते। तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो? उस अभिमानी व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान ने अपने छात्रों की ओर मुड़कर देखा। हाँ, उन सभी ने एक साथ सिर हिलाया। उनके हाव भाव देखकर झांग जुबान ने लापरवाही से हाथ हिलाया। फिर गंभीर भाव से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, वह लू लाओशी का शिष्य है। अगर उसकी मौत हो गई तो मुझे उसका हिसाब चुकाना मुश्किल होगा। युआन ताओ, तुम्हारी ताकत सबसे कम है और तुम में अच्छा आत्मसंयम है। जाओ और उसे बुरी तरह पीट दो और उसे हमारे दरवाजे का हर्जाना वसूल लो। लेकिन ध्यान रखना, खुद पर काबू रखना और लड़ाई के दौरान ईमानदारी से खेलना और हद से ज्यादा आक्रामक न होना। सहपाठियों के बीच की दोस्ती को ठेस मत पहुंचाना। अध्याय 84, जू होंग को बुरी तरह पीटना। वन स्वर पथ का पुस्तकालय। झांग हुआन लाओशी की बातें सुनकर जेंग यांग और अन्य लोग लगभग रोने ही वाले थे। शिक्षक, क्या आप बता नहीं सकते? हमें इस बात का डर नहीं है कि अगर हम उसे पीट पीट कर मार डालें तो आप इस मामले का हिसाब नहीं दे पाएंगे, बल्कि इस बात का डर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपने हमारी जगह युआन ताओ को लड़ने के लिए चुना। वह अभी भी फाइटर एक दान के प्राथमिक स्तर पर है। आप उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह हमारे सामने मौजूद अपने सर्वोच्च विशेषज्ञ को हरा देगा? मुझे पीट पीट कर सुआ का सिर बना दो और अपने दरवाजे का हर्जाना मांगो। हा। जू होंग इतना जोर से हंसा कि उसकी सांस ही रुक गई। वह जानता था कि जब बाकी लोग आपस में भिड़ते हैं तो उनकी ताकत का स्तर क्या होता है, खासकर युआन ताओ की, जिसने प्रवेश परीक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किए थे। फिर भी उसने उसे पीट पीट कर सुआ का सिर बना देने के लिए भेजा। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि झांग लाओशी पढ़ाने में बहुत खराब थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी विवेक क्षमता भी इतनी खराब होगी। इसके बाद अपनी आंखों में थोड़ी सी शरारत भरी मुस्कान के साथ उसने घोषणा की, ठीक है, अगर तुम में से कोई मुझे हरा देता है तो मैं न केवल तुम्हारे दरवाजे का भुगतान करूंगा बल्कि उसे 1000 सोने के सिक्के भी इनाम में दूंगा। कहावत है कि गरीब पढ़ाई करते हैं जबकि अमीर प्रशिक्षण लेते हैं। जू होंग की इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त ताकत उसके परिवार की संपत्ति का प्रमाण थी। 1000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इसे आसानी से निकाल सकता था। जो भी आपको हराएगा आप उसे मुआवजा देंगे? झांग जुबान ने पूछा। बिल्कुल। अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखकर जू होंग ने अपने चेहरे पर घमंडी भाव के साथ ठंडी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अभी अभी एक दूसरे पर प्रहार किए हैं और ये लोग अगले 1 दशक तक साधना करने के बाद भी उसे हरा नहीं पाएंगे। पैसे कमाने का तुम्हारा समय आ गया है। झांग जुबान ने हाथ हिलाते हुए कहा। अपने छात्रों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, युआन ताओ, तुम्हारे लिए पहले पहल करना सबसे अच्छा होगा। गुरुजी की बात याद रखना, वार करते समय सावधानी बरतना। युआन ताओ का चेहरा सिकुड़कर गांठों जैसा हो गया। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि झाओ या शियाओजी भी इसे हरा नहीं पाए। मैं इससे कैसे लड़ सकती हूँ? अगर मैं कहूँ कि तुम जीत सकते हो तो तुम जीतोगे। झांग जुबान उसके मन की बात समझकर पोडियम पर चढ़ गया और वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि तुम मेरे छात्र हो। तुम सब झांग जुबान के छात्र हो। झांग जुबान के छात्र, ये शब्द सुनकर जू होंग एक बार फिर जोर से हंस पड़ी। झांग जुबान लाओशी का नाम वास्तव में बहुत बड़ा है, लगभग लूजुन लाओशी के नाम के बराबर, लेकिन क्या यही प्रसिद्धि है? मुझे शायद दूसरे शिक्षकों के छात्रों के खिलाफ जीतना मुश्किल लगे, लेकिन आपके छात्र। जू होंग के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। जब वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंस रहा था तभी युआन ताओ चौंक गया। उसके शरीर में गर्म रक्त का प्रवाह हुआ और उसके चेहरे से कड़वाहट गायब हो गई। जी हाँ, झांग लाओशी की अविश्वसनीय क्षमताओं के बावजूद इस समय उनका उपहास किया जा रहा है। उनके शिष्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। चाहे इसका मतलब मेरी मृत्यु ही क्यों न हो, मैं उसे दूसरों द्वारा अपमानित नहीं होने दूंगा। इस क्षण उसके हृदय में जोश भर आया और उसे अब भय नहीं रहा। इस प्रकार वह आगे बढ़ा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार। जल्दी मत करो। ये देखकर कि वह दौड़कर आने ही वाला था, झांग जुबान ने उसे रोकने के लिए एक बार फिर हाथ हिलाया। क्यों? क्या झांग लाओशी अपने वादे से मुकरने का इरादा रखते हैं? जू होंग ने हंसते हुए कहा। क्या मैं अपनी बात से मुकर जाऊं? झांग जुबान ने सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। युआन ताओ बहुत ही जबरदस्त है, अगर वो गलती से तुम्हें मार दे तो मेरी इज्जत पर नहीं चढ़ेगी। चलो युआन ताओ, इधर आओ, मैं तुम्हें मुक्केबाजी के 3 बुनियादी दांव सिखाता हूँ। 3 बुनियादी मुक्केबाजी के दांव। युआन ताओ और अन्य लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उनका ये शिक्षक आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। आखिरी समय का प्रशिक्षण, अभी युद्ध तकनीक सीखना, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। जू होंग तिरस्कार से भर गया था। ये किस तरह का मजाक है? हर युद्ध तकनीक में अनगिनत घंटों का अभ्यास, दिन रात का प्रशिक्षण, भीषण गर्मी और सर्दी सहन करना पड़ता है और तभी कोई उसमें निपुण हो पाता है। क्या आपको लगता है कि आप उन्हें आखिरी क्षण में कुछ सिखाकर मुझ पर विजय दिला सकते हैं? सपने देखते रहो अध्यापक। युआन ताओ के मन में भी यही विचार थे। वह हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे।
युआन ताओ वास्तव में झांग लाओशी के कार्यों के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ था। यह मानते हुए कि झांग जुबान उनकी शिकायतों का निवारण करने में उनकी मदद करना चाहता था, युआन ताओ को आगे भेजने का उसका विकल्प उन्हें और अधिक शर्मिंदा करेगा यदि वह जूहोन के खिलाफ हार जाता है। युआन ताओ, हमारे गुरु पर भरोसा रखो, उनके मन में कोई न कोई विचार जरूर होगा, तभी तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं। लियू यांग ने ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा में हुई सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वह जानता था कि उनके सामने खड़ा ये कुख्यात झांग लाओशी कितना शक्तिशाली था और उसे उस पर पूरा भरोसा था। वह 10 मिनट के भीतर किसी की मदद करके वह सफलता हासिल कर सकता था, जो काम दूसरे पक्ष को आधा साल लग जाता। ऐसी क्षमताओं के साथ भला वह और क्या करने में असमर्थ हो सकता है। ठीक है फिर, ये शब्द सुनकर युआन ताओ ने अपने जबड़े भींच लिए। कुछ समय पहले उसकी पिटाई हो चुकी थी, इसलिए सबसे बुरी स्थिति यही हो सकती थी कि उसकी फिर से पिटाई हो जाए। वैसे भी वह काफी मजबूत था और मार सहने की क्षमता रखता था, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। आप में से कुछ लोगों को भी आकर इसे सीखना चाहिए, इससे आप सभी को बाद में शर्त जीतने में मदद मिलेगी। झांग जुबान ने झाओ या और अन्य लोगों की ओर देखा। हाँ, वे पांचों चलकर वहां पहुंचे। ध्यान से देखो, ये पहली चाल है। झांग जुबान ने अपनी पांचों उंगलियों को फैलाते हुए अपने बाएं हाथ से अपने सामने खाली हवा को पकड़ने की कोशिश की। ये गतिविधि इतनी सरल थी कि साधारण मनुष्य भी इसे समझ और निष्पादित कर सकते थे, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग भी इसे आसानी से कर सकते थे जो मार्शल आर्ट में पारंगत थे। दूसरी चाल, बिना रुके झांग जुबान बाईं ओर से दाईं ओर हट गया। तीसरी चाल, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी की तरह कसकर उसने दूसरे पक्ष की छाती की ओर नीचे की ओर एक मुक्का मारा। अपनी मुट्ठी पीछे खींचते हुए उसने अपनी मुद्रा सीधी की। झांग लाओशी, क्या बस इतना ही है? इसमें कोई और हलचल न देखकर सब लोग अचंभित रह गए। झांग लाओशी, तुम मजाक कर रहे हो? ये तीनों चालें बाहर के उन बदमाशों की लड़ाई की विधियों जितनी ही घटिया हैं, इनमें जरा भी गहराई नहीं है। क्या हम इन 3 चालों से जीत हासिल कर सकते हैं? क्या आप वाकई मजाक नहीं कर रहे हैं? झाओया और बाकी लोग अपनी आंखों में आंसू उमड़ते हुए महसूस कर सकते थे। जूहोन की आंखें भी पूरी तरह से फटी रह गईं। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया पागल हो गई हो। आपने कहा था कि आपके छात्र मुझे पीट पीट कर सुआ बना देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आप उन्हें कुछ गहन दांव सिखाएंगे। आखिर यह खिलौना क्या है? क्या आप इसे युद्ध तकनीक कहते हैं? इसके अलावा जब तुम उन्हें सिखा रहे थे तो तुमने उन्हें मेरी नज़रों से छिपाने की कोशिश भी नहीं की। मेरे सामने ऐसे घटिया दांव पेंच सिखाते हुए क्या तुम मुझे मुर्दा समझते हो? ठीक है, ये तीनों चालें बेहद सरल हैं, इसलिए आप सभी को इन्हें समझ आ जाना चाहिए था। युआन ताओ, शुरू करो। जब तक तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे, इस प्रतिद्वंद्वी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। झांग जुबान उसे अपने पास ले आई। युआन ताओ का चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। वह जानता था कि वह भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था, लेकिन झांग लाओशी ने उन्हें जो सिखाया था वह और भी अविश्वसनीय था। वह दूसरों के खिलाफ अपनी सामान्य लड़ाइयों में इन तीनों दावों का इस्तेमाल भी नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत ही घटिया थे। उनके पीछे जरा भी गड्ढा नहीं था। एक कुत्ता भी उन्हें आसानी से चकमा दे सकता था, इंसान की तो बात ही छोड़िए। जाओ। झांग जुबान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, दांत पीसते हुए एक बहादुर योद्धा की तरह जो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा हो, युआन ताओ जूहोन के पास गया और बोला, चलो शुरू करते हैं। क्या आप वाकई मुझसे लड़ना चाहते हैं? जूहोन ने उसे ऐसे देखा मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। वास्तव में विलक्षण शिक्षक और छात्र। अगर तुम 3 किसान लड़ाई की तकनीकें सीखकर मुझे हरा सकते हो तो मैं खुद को मार डालूंगा। दूसरे पक्ष की अनदेखी करते हुए युआन ताओ, जो पहले से ही मार खाने के लिए तैयार था, दहाड़ा और आगे की ओर झपटा। वह जिन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था उनमें कोई गहराई नहीं थी, और उसकी लड़ने की शैली और गलियों में घूमने वाले उन बदमाशों की लड़ने की शैली में कोई खास अंतर नहीं था। उसने उन गतिविधियों का उपयोग नहीं किया जो झांग जुबान ने उसे अभी सिखाई थी। उसके नजरिए से चूंकि उसकी पिटाई होने वाली थी, इसलिए उसके लिए यही बेहतर था कि वह खुद को मूर्ख न बनाए। तुम मौत को दावत दे रहे हो? ठंडी मुस्कान के साथ जूहोंग एक कदम पीछे हट गया और दूसरे पक्ष के हमले से बच गया। उसी समय उसने उसे हथेली से धक्का दिया। पदाह! सीधे हवा में उड़ते हुए युआन ताओ जमीन पर जा गिरा। हालांकि उसकी त्वचा मोटी होने के कारण उसे गिरने से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह उठा और जबड़े भींचकर एक बार फिर आगे बढ़ा। उसे युद्ध तकनीक सीखना शुरू किए ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसके पास किसी भी तकनीक को समझने या उसका अभ्यास करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल अतीत में इस्तेमाल की जाने वाली सहज युद्ध तकनीकों पर ही निर्भर रह सकता था। ये दांव पेच गली के उन बदमाशों के खिलाफ तो कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन एक साधक जूहोन के लिए ये घर घर खेलने जितना ही हास्यास्पद था। उन्होंने झांग जुबान लाओशी के सम्मान के लिए लड़ने का फैसला कर लिया था। चाहे उन्हें पीट पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए, वे हार नहीं मानेंगे। दूसरे पक्ष के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने के उनके आह्वान के बीच झांग लाओशी की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। क्यों वे वो गरीब पढ़ाई करते हैं जबकि अमीर ट्रेन करते हैं। जब तक गरीबों के पास किताबें हैं, उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे पढ़ाई कर सकते हैं। दरअसल कुछ लोग तो जुगनू पकड़ने या रात में अमीरों के घरों के बाहर रोशनी जलाकर डेरा डालने तक चले जाते थे ताकि थोड़ा और पढ़ सकें। अगर वे सफल हो जाते हैं तो वे अपने प्रांत शहर के लिए धन और गौरव ला सकते हैं। दूसरी ओर मार्शल आर्ट सीखने के लिए पहले एक योग्य शिक्षक की तलाश करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए सही पोषण हेतु धन की भी आवश्यकता होती है। अध्याय 85। जूहोन को बुरी तरह पीटना 2 स्वरपथ का पुस्तकालय। झेंकी टेलीपैथी। अरे मूर्ख, मैंने अभी जो 3 चालें तुम्हें सिखाई हैं उनका इस्तेमाल करो। पहली 2 चालों को उल्टा करो, अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की जगह अपने दाहिने हाथ और दाहिने पैर का इस्तेमाल करो। आखिरी चाल को वैसे ही करो, बस मुट्ठी को उंगली से प्रहार में बदल दो और 3 इंच नीचे वाले स्थान पर प्रहार करो। याद रखना, ये 3 इंच ही होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। झेंकी टेलीपैथी का उपयोग करने के लिए कम से कम फाइटर 5 दान स्तर का होना आवश्यक था। झांग लाओशी की टेलीपैथी से युआन ताओ का शरीर कांप उठा। किसी तरह उसे उस पर भरोसा करने की इच्छा हुई। चलो बस कर ही देते हैं, वैसे भी हालात पहले से ही बहुत खराब हैं।
ज़्यादा सोचने का समय न होने के कारण युआन ताओ ने बस इसे करने का फैसला कर लिया। आखिर उसके पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था, इसलिए बिना किसी झिझक के उसने वही किया जो उस आवाज ने उसे करने का आदेश दिया था। एक कृषक के रूप में बाएं हाथ की गति को दाएं हाथ की गति में बदलना एक अत्यंत सरल कार्य था। बाएं हाथ से किया गया वह वार दाएं हाथ से किए गए वार में बदल गया, जिससे जू होंग चौंक गया। उसने अपना सिर झुकाकर वार से खुद को बचाया और पलटवार करते हुए उसे एक मुक्का मारा। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुट्ठी युआन ताओ तक पहुंच पाती, युआन ताओ पहले ही दाईं ओर से बाईं ओर हटकर उसके हमले से बच गया था। अरे यार, वो तो इस तकनीक का उल्टा संस्करण इस्तेमाल कर रहा है। जू होंग तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने झट से अपने हाथों को पीछे खींचकर अपना चेहरा ढक लिया। पहले तीसरा वार नीचे की ओर किया जाता था, चूंकि उसकी तकनीकें उलट गई थी, इसलिए यह वार ऊपर की ओर किया जाने वाला वार होगा। इसके अलावा झांग जुबान ने पहले ही कहा था कि उसे पीट पीट कर सुआ का सिर बना देना है। उसने अत्यंत शीघ्र प्रतिक्रिया दी और उसकी हरकतें तेज थीं। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि युआन ताओ की तीसरी चाल उल्टी नहीं थी, यह अभी भी नीचे की ओर ही थी और इसके अलावा इसका निशाना झांग जुबान द्वारा पहले दिखाए गए बिंदु से 3 इंच नीचे था। जू होंग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये तो बुरा हुआ, उसने मेरे मिंगमेन पर हमला कर दिया। उसे कैसे पता चला कि मेरा मिंगमेन कहाँ है? जू होंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने अपनी कमर में स्थित साधना मंत्र को दूसरों से बड़ी सावधानी से छिपा कर रखा था। पहले युआन ताओ द्वारा किए गए 2 विपरीत हमलों को देखकर उसने सहज रूप से अपनी इज्जत बचाने का सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष का असली मकसद यही छिपा होगा। जैसे ही उसके मिंगमेन पर प्रहार हुआ, उसका पूरा शरीर अकड़ गया, मानो वह लकवाग्रस्त हो गया हो। यह एक अच्छा अवसर है। जू होंग के शरीर को अकड़ते देख युआन ताओ चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, इस क्षण समझ गया कि उसने विरोधी पक्ष के मिंगमेन पर प्रहार कर दिया है। उत्तेजित होकर चिल्लाते हुए वह उसकी ओर दौड़ा। अगर वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वह मूर्ख होगा। पेंग 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 पेंग। ठीक उसी क्षण गली के गुंडों की वो तकनीकें जो जू होंग तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, मूसलाधार बारिश की तरह जू होंग के चेहरे पर जा गिरी। संभलने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। युआन ताओ के जोरदार मुक्के ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। इस समय लड़ाई झगड़े में वर्षों के अनुभव ने उसे बढ़त दिला दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कूदकर दूसरे पक्ष की छाती पर जोर से बैठ गया। उसके दोनों मुक्के दूसरे पक्ष के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर गए। आप अपने सुन्नपन से उबरते हुए जब जू होंग ने एक मोटे व्यक्ति को अपने शरीर को कुचलते और मुक्के मारते हुए देखा तो वह इतना निराश महसूस कर रहा था कि उसे खून की उल्टी होने वाली थी। वह प्रवेश परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे विशेषज्ञ लू शुन लाओशी का शिष्य था। फिर भी इस समय उसे प्रवेश परीक्षा में अंतिम स्थान पर रहे व्यक्ति द्वारा पीटा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रहा हो। भाग जाओ। उसने दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था, मानो कोई छोटा पहाड़ हो। चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, वह टस से मज नहीं हुआ। ऊपर से उसकी मुट्ठियां पत्थर जैसी सख्त थीं और लगातार उस पर वार करती रहीं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसका मुंह ब्रेड की तरह सूजता जा रहा है और उसके कई दांत भी टूट गए हैं। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? झाओया और बाकी लोग अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। कुछ क्षण पहले ही उन्होंने जू होंग की ताकत का अनुभव किया था और उन्हें ये पुष्टि हो गई थी कि वे भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी युआन ताओ, जो उन सब में सबसे कमजोर था, इस समय उसके विरुद्ध विजय प्राप्त करने के कगार पर था। वह इतना अद्भुत कब बन गया? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके शिक्षक की तीनों तरकीबें सचमुच कारगर साबित हुईं। बस करो युआन ताओ, मैंने पहले ही कहा है कि उसे पीट पीट कर सुआ का सिर बना देना ही काफी है, उसे मारो मत। युआन ताओ के उन्मादी मुक्कों के कारण जू होंग का मानवीय रूप खोते देख झांग हुआन ने उसे रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह लू शुन द्वारा भेजा गया दूत था। उनके लिए हद से ज्यादा जाना उचित नहीं था। अगर वह उसकी पिटाई के कारण अपंग हो जाए तो स्थिति कितनी विचित्र होगी। अन्य शिक्षकों, यहाँ तक कि वरिष्ठ शिक्षकों को भी अपने छात्रों को विरोधियों का मुकाबला करने की रणनीति सिखाने से पहले काफी देर तक विचार करना पड़ता था। आखिर युद्ध तो निरंतर बदलता और विकसित होता रहता था, लेकिन झांग जुबान अलग थे। स्वर्गपथ के पुस्तकालय के स्वामी होने के कारण वे पहले से ही जान लेते थे कि विरोधी पक्ष कौन सी युद्ध तकनीकें अपनाएगा और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार उनकी तकनीकों की खामियों का फायदा उठाकर वे युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका मुकाबला करने की रणनीति बना लेते थे। हालांकि युआन ताओ की ताकत जू होंग की तुलना में काफी कम थी, लेकिन अगर वह दूसरे पक्ष के मिंगमेन के बारे में जानता और पहले से तैयारी कर लेता तो उसे हराना एक आसान काम था। हाँ, उसके चेहरे पर कुछ और मुक्के मारने के बाद युआन ताओ को लगा कि उसके अंदर जमा सारा गुस्सा निकल गया है। तभी वह खड़ा हुआ और जू होंग की छाती से उठा। इस समय जू होंग का चेहरा सुआ के सिर जैसा हो गया था। उसकी आंखें सूजी हुई लाल थीं और पूरा चेहरा फूल गया था। पहले वाला उसका गरिमा में रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। तुम बेहद घृणित हो। उठने की कोशिश करते हुए जू होंग ने दांत पीसकर युआन ताओ को घूर कर देखा। उसके विचार में यह मोटा व्यक्ति नाटक कर रहा होगा। उसने जानबूझकर कमजोरी का दिखावा किया ताकि वह सतर्क न रहे और फिर अचानक हमला करके जीत हासिल कर ले। धत्तेरी की, घिनौना, मैं घिनौना हूँ, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम एक और कोशिश करना चाहते हो? युआन ताओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला उसे घिनौना समझता है या नहीं। इस समय वह अभी भी सामने वाले को बुरी तरह पीटने के रोमांच में डूबा हुआ था और उसने बेशर्मी से उसकी ओर देखा। आप उसकी निडरता देखकर जू होंग का चेहरा उतर आया। फिर भी उसने उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। इस मोटे आदमी को पता था कि उसका लिंग कहाँ है। अगर उसने गलती से भी उस पर वार कर दिया तो उसकी फिर से पिटाई हो जाएगी। जब वह दुविधा में था तभी झांग लाओशी के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। ठीक है, तुमने दूसरे पक्ष को पहले ही इस हालत में छोड़ दिया है। युआन ताओ, अब आराम करो। झांग जुबान के चेहरे पर सख्त भाव थे। अच्छा, ये शब्द सुनकर जू होंग ने राहत की सांस ली।
जैसे ही वह कुछ शिष्टाचार की बातें कहकर कक्षा से निकलने ही वाला था, उसने झांग लाओशी को फिर से बोलते सुना, जेंग यांग, क्या तुम अभी कोशिश नहीं करना चाहते थे? कर लो। ओह, जू होंग अचंभित रह गया। क्या तुमने उसे इसलिए नहीं रोका ताकि मैं जा सकूं? तुम दूसरों से मुझे परेशान करने के लिए क्यों कह रहे हो? कुछ क्षणिक विराम के बाद उसकी आंखों में निर्ममता की एक चमक कौंध गई। ये तरीका भी ठीक है। पहले झेंग यांग ने ही सबसे पहले हमला किया था और जिस तरह से उसने एक ही लात से उसे हवा में उड़ा दिया, उससे साफ था कि उसकी ताकत कम थी। इसके अलावा युआन ताओ के साथ हुए उसके अनुभव को देखते हुए अगर वह तीनों चालों के उड़ने से खुद को बचाए रखे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इतनी बुरी तरह पिटने के बाद बिना उनका एहसान चुकाए वापस लौटने पर वह इस स्थिति का हिसाब कैसे दे सकता था? इस बिंदु पर यद्यपि उसके मन में अभी भी संदेह था, जू होंग ने दांत पीसते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, आओ। अच्छा, झेंग यांग आगे बढ़े। पेंग पेंग पेंग, दोनों के बीच मुक्केबाजी शुरू हो गई। झेंग यांग, जिसे पहले एक ही लात से ढेर कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई अद्भुत औषधि पी ली हो। वह मैदान में इधर उधर उछल कूद कर रहा था और जू होंग का सीधे सामना करने से इनकार कर रहा था। हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़कर दिखाओ, जू होंग दहाड़ा। सामान्यतः अगर झेंग यांग उसके आसपास से भी निकल जाता तो भी वह उसे पकड़कर हराने की ताकत रखता, लेकिन युआन ताओ ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। झेंग यांग पर वार करना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वह अपनी सारी ताकत उसके वारों से बचने में लगा रहा था। जरूर, जवाब देते ही झेंग यांग ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। फिर वह दाईं ओर हट गया। उसने पहली चाल को वैसे ही दोहराया, बस दूसरी चाल को उलट दिया। इसके बाद इससे पहले कि दूसरा पक्ष अचानक हुए बदलावों पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और जू होंग की कमर पर सीधा वार किया।